मैंने उस दिन फैसला कर लिया था। मैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को अपनी वाइफ बनाने वाला था। हमारी दोनों फैमिलीज की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबको यकीन था कि मैं एक होपलेस रोमांटिक बनूंगा। फिर हमारी दुनिया में एक लेजेंडरी गॉडेस आई, मगर वो वही थी जो मुझसे एक साये की तरह चिपक गई। 5 साल की उम्र में उसने अकेले फोटो खिंचवाने से मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। उसके चबी छोटे हाथ ने मेरी शर्ट का पल्ला पकड़ रखा था। वो तब तक नहीं हिली जब तक मैं उसके साथ पिक्चर में आने के लिए मान नहीं गया। 18 साल की उम्र में उसने मुझे क्लास जाते वक्त कॉर्नर कर लिया। उसकी आवाज़ स्वीट और कोई हो गई। सीईओ लिंकन, आप मेरे हैं, आप मुझसे बच नहीं सकते। 20 साल की उम्र में जब शादी की उम्र मुश्किल से हुई थी, वो इंतज़ार नहीं कर सकी। उसने सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग की स्क्रीन पर मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, मुझसे, लिंकन फोर्ड से अपने प्यार का इजहार करते हुए। मेरी बाकी की जिंदगी आपकी है। मगर 25 साल की उम्र में एक बिजनेस राइवल ने एक कॉर्पोरेट कॉकटेल पार्टी में उसे ड्रग दे दिया। वो एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ सो गई। गुस्से में मैंने डिवोर्स की डिमांड की। उसी रात उसने उसे अब्रॉड भेज दिया। वो तेज बारिश में घुटनों के बल बैठ गई और मुझसे भीख मांगी। लिंकन, मैं गलत थी, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। मैंने उसका पेल और ड्रेन्ड चेहरा देखा और मेरा दिल नरम पड़ गया। मगर फिर इत्तेफाक से हॉस्पिटल मेरी मुलाकात उस कॉलेज स्टूडेंट से हुई। वो उसके साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आया था। उसी की आंखें रेड रिम्ड थीं। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लिंकन, आधा महीना पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट निगोसिएशंस के लिए अब्रॉड गई थी और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। उसने अपनी जान रिस्क में डाली। मुझे बाहर निकालने के लिए कार एक्सप्लोड हो सकती थी। उसने मेरी जान बचाई। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं उसके चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हूँ। उसी की ग्रैंडमदर ने खुदकुशी की धमकी दी अगर मैंने बेबी नहीं रखा। उसने मेरे वेस्ट के गिर्द अपनी बाजुओं को जोर से लपेट लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लिंकन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कसम खाती हूँ, बेबी पैदा होने के बाद मैं उसे दूर भेज दूंगी। मैं उस किड को पुराने घर में छोड़ दूंगी। वो जब तक जिंदा है कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। मैंने अपने सीने के दर्द को बर्दाश्त किया और एक बार फिर उसकी एक्सप्लेनेशन पर यकीन कर लिया, आखिरी बार तक। उसने मेरी लेट मदर की कीपसेक के लिए एक ऑक्शन में मेरे खिलाफ मुकाबला किया। हर बिट पहले से ज्यादा अग्रेसिव थी। आखिर में उसने पैसा ऐसे बहाया जैसे उसकी कोई कीमत ना हो, और वो नेकलेस उस कॉलेज स्टूडेंट को दे दिया। मैं उसे कन्फ्रंट करने के लिए प्राइवेट रूम में गया, मगर उसने बस सुकून से एक्सप्लेन किया, बचपन से उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आज ये नेकलेस ही वाहिद चीज थी जो वो चाहता था। लिंकन, क्या तुम उसे ये नहीं लेने दे सकते? उसी पल मैं अचानक हंस पड़ा। इतना ज्यादा हंसा कि आंसू निकल आए। और अगर मैं ना लेने दूं तो? उसने फ्राउन किया। लिंकन, सीन बनाना बंद करो, मैं बर्थ देने वाली हूं। एक बार बेबी आ जाए तो हमारी दरमियान सब पहले जैसा हो जाएगा। मैंने उसे देखा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई उस पर एक्स से वार कर रहा हो, एक के बाद एक वार। पहले जैसा? क्या उसे याद भी था कि पहले जैसा कैसा दिखता था? मेरे पीछे मार्कस हेस की पैनिक भरी आवाज गूंजी। दीवार का सहारा लेते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे लगता है मुझे फीवर हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सेरेना वॉल्स के एक्सप्रेशन फौरन बदल गए। उसने तकरीबन मुझे एक तरफ धक्का दिया और मार्कस को सपोर्ट करने के लिए भागी। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ाया। मेरा हिप टेबल के कॉर्नर से जोर से टकराया। दर्द इतना शदीद था कि एक पल में मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने उसे पुकारा, सेरेना वॉल्श। मगर वो मुड़ी तक नहीं। वो मार्कस को जल्दी में वहां से ले गई, मुझे सिर्फ अपनी पीठ, एक लाइफ डेट और उन दोनों के चाइल्ड के साथ छोड़कर। सेरेना वॉल्श, वो अपनी बाकी की जिंदगी उससे कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। हम कभी पहले जैसे कैसे हो सकते थे? मैं डेज में कार में बैठ गया। ड्राइवर ने एहतियात से पूछा, सर, क्या हम वापस मैंशन चले? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लॉयर के ऑफिस ले चलो। 2 घंटे बाद मैंने ताज़ा साइन डिवोर्स पेपर्स पकड़े और टॉप फ्लोर पर वीआईपी रूम के बाहर हॉस्पिटल गया। बॉडीगार्ड ने मुझे देखा। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सर झुका लिया। मैं हॉलवे के कोने पर खड़े सेरेना वॉल्श को मार्कस हेस के लिए पूरा फ्लोर रिजर्व करते हुए देख रहा था। डॉक्टर्स और नर्सेज उसके इशारे पर हाजिर हो रहे थे, और उसने एक पल के लिए भी उसका बेड साइड नहीं छोड़ा। एक पल के लिए भी नहीं। जब मार्कस ने थोड़ा फ्राउन किया, वो ऐसे पैनिक हो गई जैसे आसमान गिर रहा हो। मार्कस धीरे से बोला, मेरा वेस्ट साइड वाली ब्रेकफास्ट प्लेस से राइस बॉल खाने का दिल कर रहा है। सेरेना वॉल्श एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उसने अपनी कार कीज उठाई और सीधा बाहर चली गई। मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूं। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चीर कर खोला जा रहा हो। मैंने उसके जाने तक इंतजार किया और फिर उसके कमरे का दरवाजा ढकेल कर खोल दिया। जब मार्कस हेज ने मुझे देखा, उसने फौरन एक बेचारी सी एक्सप्रेशन बना ली। लिंकन, क्या तुम यहां मुझे ब्लेम करने आए हो? मुझे माफ कर दो, मेरा सच में ये मतलब नहीं था। मुझे बस वो नेकलेस बहुत पसंद था।
सीईओ वॉल्श ने ऑक्शन में तुमसे उसके लिए मुकाबला किया और वो मुझे दे दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरा होराइजन ब्रॉडन करना चाहती थी। एक बार बेबी पैदा हो जाए वो बिल्कुल पहले की तरह तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। मैंने एक ठंडी हंसी हंस दी। यहां सिर्फ हम दोनों हैं, ये ड्रामा बंद करो। मुझे तुम्हारी ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बरसों पहले सरीना वॉल्श ने तुम्हें जाने के लिए $50 मिलियन ऑफर किए थे, लेकिन तुम फिर भी उनके सामने आ गए और ऊपर से उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या चाहते हो। उसकी आंखें खाली हो गईं, उसका एक्सप्रेशन ऑकवर्ड हो गया। मैं तुम्हारे गेम्स में नहीं फंसना चाहता। मैंने डिवोर्स पेपर्स का एक सेट निकाला। अगर तुम उन्हें ये डिवोर्स पेपर्स खुद दोगे तो वो कभी साइन नहीं करेंगी। मैं उनसे साइन करवाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा बिना उन्हें एहसास हुए। मार्कस ने अपना होंठ चबाया। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता था। मैंने उसकी बात काट दी। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, सोच समझकर फैसला करो। मार्कस काफी देर तक अग्रीमेंट को घूरता रहा। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। शुक्रिया लिंकन, हमारी फैमिली ऑफ 3 को मुकम्मल करने के लिए। एक फैमिली ऑफ 3? मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी डल ब्लेड से खंजर मारा गया हो। उस दर्द ने मेरी सांस तक को लर्जा दिया। फिर मैंने तुम तीनों के लिए हमेशा की खुशी की दुआ की। जब मैं मैंशन वापस पहुंचा, मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स निकाला और सरीना वॉल्श से जुड़ी हर चीज पैक करना शुरू कर दी। सरीना वॉल्श और मैं बचपन से साथ बढ़े हुए थे। हमारी इतनी यादें थीं जो मैं गिन नहीं सकता था। पहली चीज जो मैंने बॉक्स में डाली वो एक फोटो एल्बम थी। मैंने पहला पेज खोला। हमारी एक साथ की तस्वीर, जब हम 5 साल के थे। फोटो में उसने एक छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा तना हुआ था जब वो मेरे बराबर में खड़ी थी, लेकिन उसके हाथों ने चुपके से मेरी शर्ट का पल्ला पकड़ा हुआ था। मिसेस वॉल्श ने कहा था उस दिन उसने अकेले फोटो खिंचवाने से साफ इनकार कर दिया था। उसे मेरे साथ पिक्चर में होना था। वो पहली बार था जब उसने मेरे लिए अपनी पोजेसिवनेस दिखाई थी। दूसरी चीज हमारी हाई स्कूल यूनिफॉर्म का एक बटन था। ग्रेजुएशन डे पर क्लास के सारे लड़के लड़कियों के बटन्स के लिए लड़ते थे। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, हिला तक नहीं। लेकिन जब मैं स्कूल के बाद घर पहुंचा, मुझे मेरी डेस्क पर उसका एक बटन खामोशी से पड़ा मिला, एक छोटे से नोट के साथ जिस पर लिखा था, सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ने की इजाजत है। उस वक्त भी वो वॉल्श फैमिली की एरस होने का स्टेटस इस्तेमाल करना जानती थीं ताकि दूसरी लड़कियों को मुझसे दूर रख सकें। तीसरी चीज एक वेडिंग रिंग थी, जिस दिन मैं लीगली मैरी करने की उम्र का हुआ। वो इंतजार नहीं कर सकीं। उसने सीबीडी बिल्डिंग की स्क्रीन पर इजहार किया और रोज पेटल्स की बारिश में मुझे प्रपोज किया जो हेलीकॉप्टर से गिर रहे थे। ये वेडिंग रिंग उसके हाथ में ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी। उसने खुद ये मेरी उंगली में पहनाई। उसकी आंखें जज्बात से भरी थीं। लिंकन फोर्ड, मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारी है। अगर मार्कस हेज ना होता, मैं सच में यकीन करता था कि हम साथ बूढ़े हो सकते थे। मैंने एक मजाकिया हंसी हंस दी। मैंने ये सब चीजें कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंकी, फिर पूरा बॉक्स कचड़े में डाल दिया। अगली सुबह नीचे से आने वाली आवाजों से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा सर्वेंट्स लिविंग रूम में एक के बाद एक बैग ला रहे थे, लग्जरी गुड्स। सीईओ वॉल्श फोयर में ऑकवर्ड खड़े थे, अपना सर हिलाते हुए। सीईओ वॉल्श, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये कभी नहीं चाहता था। सरीना वॉल्श ने उसे मोहब्बत से देखा। अब अच्छे बनो, मैंने ये पहले ही खरीद लिए हैं, तो बस इन्हें एक्सेप्ट कर लो। तुमने बचपन से बहुत मुश्किलात देखी हैं। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, उन्होंने मुझे नोटिस किया। उनका एक्सप्रेशन फौरन बदल गया और उन्होंने जल्दी से कहा, लिंकन, मुझे माफ करना, इस बार मैंने सिर्फ मार्कस के लिए गिफ्ट्स खरीदे हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मैं अगली बार तुम्हारे लिए खरीद लूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मार्कस हेज ने नरमी से कहा, सीईओ वॉल्श, मैंने पहले ही लिंकन के लिए कुछ प्रिपेयर किया है, वो गिफ्ट जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए। इसके साथ ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे एक डॉक्यूमेंट फोल्डर थमा दिया। मैंने उसे खोला और पाया अंदर पहले से साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स थे। मैं डिवोर्स पेपर्स को घूरता रहा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने उसे दबाया हो। मार्कस हेज ने आखिरकार ये कर दिखाया था। अब से वो तीनों एक साथ खुशी से रह सकते थे और आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। इस दिन तक सेरेना वॉल्श ने मुझे रिलैक्स करने के लिए हॉर्सबैक राइडिंग पर ले जाने का वादा किया था। मैं अजीब नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मेरे पास उसे अरेंजमेंट्स करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अभी कपड़े बदले ही थे और बाहर निकलने वाला ही था कि मार्कस हेज खामोशी से दरवाजे पर नमूदार हुआ। सीईओ वॉल्श, लिंकन, क्या आप दोनों हॉर्सबैक राइडिंग पर जा रहे हैं? मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं पहले कभी हॉर्सबैक राइडिंग पर नहीं गया। क्या मैं साथ आ सकता हूँ? सेरेना वॉल्श की तरफ देखते हुए उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं।
सेरेना वॉल्श ने संजीदगी से त्योरी चढ़ाई। नहीं, आज मैंने लिंकन से वादा किया था कि हमें वक्त मिलेगा, सिर्फ हम दोनों को। मार्कस हेज ने अपना निचला होंठ चबाया। मगर मैं सच में जाना चाहता हूं, पिछले कुछ दिन आपका ख्याल रखने में बहुत मसरूफ गुजरे हैं। बहुत अरसा हो गया है जब से मैंने अपनी जिंदगी जी है। उसकी आवाज़ धीमी से धीमी होती गई, जिसमें इल्तिजा का एक इशारा था। मैं मजीद नहीं सुनना चाहता था। मैं मुड़ा और सीधा दरवाजे की तरफ निकल गया। जब मैं बाहर निकला, मैंने अपने पीछे सेरेना वॉल्श की समझौता करती हुई आह सुनी। ठीक है, मगर तुम्हें पूरा वक्त मेरी बात माननी होगी। राइडिंग क्लब में मैं खामोशी से स्टेबल की तरफ गया और एक शरीफ घोड़ा चुना। मैंने महारत से सैडल बांधा। ये तमाम स्किल्स मुझे सेरेना वॉल्श ने खुद सिखाई थीं। फिर भी वो औरत जिसने कभी मुझे राइड करना सिखाया था, अब उसकी आंखों में सिर्फ किसी और मर्द के लिए जगह थी। उसने उसे प्रोटेक्टिव गियर पहनने में मदद की, अपने हाथों से उसकी सैडल एडजस्ट की, इस डर से कि कहीं उसे जरा सी भी डिस्कम्फर्ट ना हो। पूरी राइड के दौरान उसने मार्कस हेज का हाथ मजबूती से पकड़े रखा, एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा, जब तक कि उसके बैग में फ़ोन नहीं बजा। उसने उसे बाहर निकाला, उस पर नज़र डाली और हल्की सी त्यूरी चढ़ाई। सीईओ वॉल्श, आप जाइए और अपना बिजनेस संभालिए। मैं पहले ही सीख चुका हूं, अब मैं खुद मैनेज कर सकता हूं। सेरेना वॉल्श गैर यकीनी दिख रही थी। उसने कई बार कंफर्म किया कि वो हिफाजत से बैठा है। सिर्फ तभी वो मुड़ी और कॉल का जवाब देने के लिए एक तरफ हट गई। मैंने किनारे पर अपना घोड़ा रोका और खामोशी से ये सीन देखा। सूरज की रोशनी ने सेरेना वॉल्श का साया लंबा कर दिया था। जब वो फ़ोन पर बात करती थी, उसकी आदत थी कि वो अपनी इंडेक्स फिंगर से फ़ोन की बैक को हल्का सा थपथपाती थी। ये छोटा सा जेस्चर मेरे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा जाना पहचाना था। मार्कस हेज अचानक करीब राइड करता हुआ आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लिंकन, तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा अगर दो घोड़े एक दूसरे से टकरा जाएं? मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देता, उसने अचानक अपने घोड़े को जोर से भगाया और दोनों घोड़े फौरन टकरा गए। घोड़े घबरा गए और एक साथ अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो गए। मैंने रेंस को मजबूती से पकड़ा, मगर मैं फिर भी उसके घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सका। वो बिल्कुल पागल हो गया और सीधा फेंस की तरफ भागा। अपनी आंख के किनारे से मैंने देखा कि मार्कस हेज ने इत्तेफाकन छोड़ दिया। उसका पूरा जिस्म घोड़े की पीठ से गिर गया। मार्कस! सेरेना वॉल्श तकरीबन आगे लपकी। उसने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। उसी वक्त घबराए हुए घोड़ों का एक बड़ा हर्ड फेंस तोड़कर मेरी तरफ भागा। मैं चिल्लाया जब मुझे इधर उधर फेंका गया। सेरेना वॉल्श, मेरी मदद करो! मगर मेरी आवाज़ सुमो की पुरहंगामी गरज में दब गई। मैंने उसे बेहोश मार्कस हेज को उसके पैरों पर खड़ा करने में मदद करते देखा। पीछे मुड़े बगैर वो सीधा ग्राउंड से बाहर भाग गई। घोड़ों ने धूल उड़ाई, जिसने मेरी आंखों को अंधा कर दिया। मैंने रेंस को अपनी हथेली से फिसलते महसूस किया। मेरा पूरा जिस्म हवा में उछल गया। मैं जोर से जमीन पर गिरा। मेरी पसलियों में एक शदीद दर्द उठा, मगर उनमें से कुछ भी मेरे दिल के फटने के एहसास के बराबर नहीं था। मैं रेतीली जमीन पर सिमट गया। सुमो की आवाज़ को करीब से करीब आते सुनने लगा। धीरे से मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी आंख एक चुभने वाले दर्द से खुली। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैंने हल्का सा अपना सर मोड़ा और सेरेना वॉल्श को बेड के बराबर में बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के से साए गहरे हो गए थे। लिंकन, तुम जाग गए हो, वो फौरन नरमी से बोली। उसकी आवाज़ में रिलीफ था। क्या तुम्हें कहीं डिस्कम्फर्ट है? मैंने अपना मुंह खोला। मेरा गला इतना खुश्क था कि मैं कोई आवाज़ नहीं निकाल सका। सेरेना वॉल्श अचानक बोली। उसका लहजा अर्जेंट था। मार्कस इत्तेफाकन जख्मी हो गया है। उसे एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। अभी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। हॉस्पिटल ब्लड बैंक में काफ़ी नहीं है। मेरा दिल धीरे धीरे डूबने लगा। तुम अकेले हो जिसका ब्लड टाइप कंपैटिबल है। सेरेना वॉल्श ने मेरा हाथ पकड़ा। लिंकन, क्या तुम उसके लिए कुछ ब्लड डोनेट कर सकते हो? एब्सर्ड, बिल्कुल एब्सर्ड। मैंने जोर से अपना हाथ पीछे खींचा, जिससे मेरी पसलियों के जख्म पर जोर पड़ा। दर्द से मेरी सांस रुक गई। उसने एक लफ्ज़ की वजह बताए बगैर मुझे घोड़ों से कुचलने के लिए छोड़ दिया था, और पहली चीज़ जो उसने कही वो ये कि मैं अपने जख्मी जिस्म को घसीटकर मार्कस हेज को बचाने जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। सेरेना वॉल्श की थ्योरी सख्ती से चढ़ गई। हमारे साथ वाले फ्यूचर की खातिर क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? सिर्फ इस बार वो शुरू से आखिर तक मासूम रहा है। कोई भी अचानक से किसी बच्चे के साथ नहीं रहना चाहता। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैंने सेरेना वॉल्श की आंखों में देखा, ये चाहते हुए कि वहां पछतावे या दर्द का एक निशान ही मिल जाए। मगर जिन आंखों से मैंने 20 साल तक मोहब्बत की थी, अब उनमें सिर्फ किसी और मर्द के लिए जगह थी। दरवाजे पर नर्स ने खामोशी से बोलते हुए उसे याद दिलाया, सीईओ वॉल्श, लिंकन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। सेरेना वॉल्श फौरन खड़ी हो गई। तकरीबन मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। लिंकन प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ब्लड डोनेशन रूम में ले जाया गया। जिस लम्हे नीरन मेरी वेन में चुभी, दर्द ने मेरी सांस रोक दी।
नर्स ने हैरानी से पूछा, क्या इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, मैंने तो बहुत नरमी से लगाई थी। मैंने अपना सर हिलाया, पर ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के कोने सुर्ख हो गए। फिर भी सेरेना वॉल्श ब्लड डोनेशन रूम के बाहर खड़ी रही, बार बार अपनी वॉच देखती रही। उसने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। 400 ml ब्लड निकाल लिया गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। नर्स ने आराम करने के लिए बैठने में मेरी मदद की, पर मैं सेरेना वॉल्श को देखता रहा। बगैर पीछे मुड़े वो सीधा मार्कस हेज के हॉस्पिटल रूम की तरफ भागी। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गया, आधे खुले दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। हॉस्पिटल बेड पर मार्कस हेज जर्द पड़ गया था। उसकी कलाई पर मोटी बैंडेजेस बंधी हुई थी। सेरेना वॉल्श बेड के पास बैठी थी। उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। उसकी नजर इतनी नर्म थी कि पिघल जाए। डरो मत, अब सब ठीक है, उसने पूरी तवज्जो से उसे तसल्ली दी। मैं यहाँ हूँ। मेरी नज़र मार्कस हेज की कलाई पर पड़ी। वहाँ उसने एक जाना पहचाना प्रेयर ब्रेसलेट पहना हुआ था। ये वही ब्रेसलेट था जो मैं 3 साल पहले माउंट वुआई से लाया था। तब सेरेना वॉल्श ने संजीदगी से उसे अपनी कलाई पर पहना था। कहा था कि वो जब तक जिंदा है उसे कभी नहीं उतारेगी। पर अब वो किसी और मर्द की कलाई पर दिख रहा था। उसने वो ब्रेसलेट किसी और को दे दिया था, जिसके लिए मैंने इतनी खुलूस से घुटनों पर बैठकर दुआ मांगी थी। मार्कस हेज को दे दिया। मेरा दिल बुरी तरह दुखने लगा। मैं मजीद नहीं देख सका। मैं मुड़ा और चला गया। अगली सुबह नर्स राउंड्स के लिए आई। लिंकन, प्लीज अपना मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म मुकम्मल कर दें। नर्स ने मुझे पेपर वर्क पकड़ाया। मैंने उसे मशीन की तरह भर दिया। मैरिटल स्टेटस के बॉक्स पर मैं एक लम्हे के लिए रुका, फिर मजबूती से लिखा, सिंगल। नर्स ने हैरत से पूछा, लिंकन, क्या आपने ये गलत भर दिया है? आपने मैरिड की जगह सिंगल लिख दिया है। क्या सीईओ वॉल्श आपकी बीवी नहीं है? मैंने सुकून से कहा, नहीं, वो अब ज्यादा देर तक मेरी बीवी नहीं रहेंगी। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा अचानक जोर से खुला। सेरेना वॉल्श दरवाजे पर खड़ी थी, हैरानी से मुझे घूर रही थी। लिंकन, तुम ये क्या कह रहे हो? कमरे की हवा एकदम थम गई। नर्स ने अजीब सी उलझन में मेडिकल चार्ट पकड़ा और बाहर भागी। पीछे सिर्फ मैं और सेरेना वॉल्श रह गए। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। क्या तुम अब भी ब्लड डोनेशन की वजह से नाराज हो? सेरेना वॉल्श को कुछ समझ आता हुए लगा। वो करीब आई और मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी हालत नाजुक थी। लिंकन, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। सेरेना वॉल्श की उंगलियां हवा में ही रुकी रह गईं। वो काफी देर तक मुझे घूरती रहीं, जैसे मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। पर आखिर में उसने सिर्फ अपनी वॉच पर नजर डाली और खड़ी हो गई। मार्कस, उसकी दवा का वक्त हो गया है। मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगी। दरवाजा एक पल में बंद हो गया। मैं आहिस्ता से हॉस्पिटल बेड पर लेट गया। छत को देखते हुए मैं अचानक हंस पड़ा। सेरेना वॉल्श चली गई और पूरे 5 दिन तक वापस नहीं आई। मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं घर चला गया। सूप बनाने का अपना वादा पूरा किया। मैंने ड्राइवर के हाथ उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। फिर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरा पासपोर्ट, कुछ कपड़े जो मैं आमतौर पर पहनता था। नाइट स्टैंड पर हमारी एक साथ की फोटो रखी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उसे मेज पर उल्टा करके रख दिया। एक रात सेरेना वॉल्श अचानक घर आई। उसने एक सुनहरा इन्विटेशन आगे किया। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे हमारी जवानी के दिनों में होती थीं। आज स्कूल की सेंटिनल एनिवर्सरी है। हमारे क्लासमेट्स ने कहा कि वो रीयूनियन करना चाहते हैं। तुम कई दिनों से घर पर हो। बाहर निकलने और रिलैक्स करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है। पुराने दोस्तों से मिल लो। ठीक है, रीयूनियन का दिन। सेरेना वॉल्श ने पूरा वक्त मेरा हाथ थामा रहा। पुराने दोस्तों ने कहा, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का और सबसे खूबसूरत लड़की, आज भी परफेक्ट मैच है। किसी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा, याद है जब सेरेना वॉल्श पूरी रात लाइन में खड़ी रही थी सिर्फ लिंकन के लिए वो लिमिटेड एडिशन एल्बम खरीदने के लिए? वो मुस्कुराई और मेरा हाथ दबाया, जैसे खामोशी से मोहब्बत की दरख्वास्त कर रही हो। क्लास प्रेसिडेंट अचानक एक बॉक्स बाहर लाया। क्या सबको हमारा टाइम कैप्सूल याद है? वो खत जो हमने 10 साल पहले लिखे थे, अब वो उनके मालिकों को वापस मिल रहे हैं। हर कोई जोश में अपना लेने के लिए आगे बढ़ा। मैं अपना खोलने ही वाला था कि सेरेना वॉल्श अचानक ठिठक गई। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मार्कस दिख रहा था। वो हिचकिचाई मेरी तरफ देखते हुए। आखिर में वो कॉल उठाने के लिए हॉलवे में चली गई। 1 मिनट बाद जब वो वापस आई, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। लिंकन, वो एहतियात से नहीं था। वो सीढ़ियों से गिर गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैंने सुकून से उसे बात काटते हुए कहा, जाओ, उसकी सेहत ज्यादा जरूरी है। उसने सुकून की सांस ली और मेरे मुंह के कोने पर किस किया। मैं जल्द वापस आऊंगी। मैंने उसे जल्दी में गायब होते हुए देखा। फिर मैं टाइम कैप्सूल के पास गया और सेरेना वॉल्श का खत ढूंढा। लिफाफे पर लिखा था, सेरेना वॉल्श के लिए, 26 साल की उम्र में। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे खोला। कागज वक्त के साथ पीला हो चुका था, लेकिन लिखाई अब भी साफ थी। 16 साल की सेरेना वॉल्श ने फ्लोइंग स्क्रिप्ट में 26 साल की सेरेना वॉल्श को लिखा था, अब तक तुमने लिंकन फोर्ड से शादी कर ली होगी, है ना? मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है।
तुम्हारी जिंदगी अब वो सब है जो मैंने हमेशा ख्वाब में देखा था। इसलिए तुम्हें लिंकन के साथ हर हाल में अच्छा सलूक करना होगा। शादी के बाद तुम्हें उसके साथ खुश रहना होगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद से उसके लिए रोज दूध गर्म करना। उसका स्टमक ठीक नहीं रहता। तुम्हें उसके साथ नॉर्दर्न लाइट्स देखने आइसलैंड जाना होगा। वो 7 साल से इस बारे में बात कर रहा है। तुम्हें याद रखना होगा कि उसे रेनी वेदर सबसे ज्यादा बुरा लगता है। याद रखना कि उसे सी फूड से एलर्जी है। और ये भी याद रखना कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए रात को उसे कभी अकेला मत चलने देना। खत के आखिर में मेरे लिए एक छोटी सी लाइन लिखी थी, लिंकन फोर्ड। अगर आज से 10 साल बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करूं तो प्लीज मुझे छोड़ देना और कभी माफ मत करना। मैंने धीरे से उन लफ्जों पर अपनी उंगलियां फेरी और हवा में सरगोशी की। ओके, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रीयूनियन खत्म हो गया। मैंने हर क्लासमेट को गले लगाकर खुदा हाफिज कहा। क्लास प्रेसिडेंट की आंखें लाल हो गईं जब उसने कहा, अगली एनिवर्सरी पर आना, ओके? अब कोई अगली बार नहीं है। निकलने के बाद मैंने सीधा सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लिए टैक्सी ली। आज वो दिन था जब डिवोर्स पेपर्स इफेक्टिव होने थे। आखिरकार मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल गया। क्लर्क ने कई बार कंफर्मेशन ली। लिंकन, क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने सोच लिया है। मैंने स्टैंप लगते हुए देखी। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे कोई हिस्सा खाली कर दिया गया हो। लेकिन अजीब बात थी, मुझे आज़ादी भी महसूस हुई। जाने से पहले मैंने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिटा दी। एक तरफ की प्लेन टिकट खरीदी। प्लेन में मैंने खिड़की से बाहर साफ सनसेट को देखा। बाहर देखते हुए मुझे अचानक अपना 18 साल का होना याद आया। सरीना वॉल्श ने स्कूल के बाद मुझे एक कोने में रोका और कहा, सीओ लिंकन, तुम मेरे हो, तुम बच नहीं सकते। सरीना वॉल्श, तुम गलत थी। इस बार मैं बच निकला हूं और एक बार जब मैं निकल गया, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सरीना वॉल्श हॉस्पिटल पहुंची। मार्कस हेज हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मार्कस! वो उसे गले लगाने के लिए भागी। उसकी आवाज फिक्र से भरी थी। मार्कस हेज ने एक मासूम एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की। सीओ वॉल्श, मैं जानता हूं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास हमारा बच्चा है मैं इतने वक्त तक तुम्हारे साथ रह सका हूं। ग्रैंडमदर की दरखास्त पूरी कर रहा हूं कि तुम्हारा ख्याल रखूं। सीओ वॉल्श मुझे हकीर समझती हैं। वो थोड़ी देर रुका। मुझे हकीर समझती हैं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूं। इसलिए जब मैंने पहली बार तुम्हें ड्रग देखा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। मार्कस हेज ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। इसलिए जब मैंने पहली बार तुम्हें सड़क पर देखा, मैंने तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। सरीना, क्या तुम मुझे कबूल कर सकती हो? वो जितना ज्यादा मोहतात और हेजिटेंट बनता गया, सरीना वॉल्श का दिल उतनी ही ज्यादा एंग्जाइटी से भरता गया। उसने उसे जोर से पीछे धक्का मारा, लेकिन फिर भी खुद को उसे डांटने पर आमादा नहीं कर सकी। मार्कस, मेरे बच्चा पैदा करने तक इंतजार करो। मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दूंगी, तुम्हें रहने के लिए अब्रॉड भेज दूंगी, इतना कि तुम अपनी पूरी जिंदगी वेल्थ और कंफर्ट में गुजार सको। सरीना वॉल्श के तासुरात ठंडे पड़ गए। सरीना, मेरे लिए इनमें से कुछ भी मैटर नहीं करता। क्या होगा अगर मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो? मार्कस हेज ने उसे देखकर मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रख दिया। सरीना, प्लीज मुझे अपने से दूर मत करो, ओके? सरीना वॉल्श ने गहरी सांस ली। किसी वजह से उसने मेरे बारे में सोचा। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वो घबरा गई और अपना हाथ झटक दिया, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मार्कस, तुम जानते हो कि मेरे दिल में सिर्फ लिंकन के लिए जगह है, लेकिन ग्रैंडमदर भी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। ग्रैंडमदर ने यहां तक कहा कि इस बार तुमने लड़के को जन्म दिया तो वो तुम्हें एक लेजिटिमेट पोजीशन देंगी। मार्कस हेज हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके पास कहने को अल्फाज नहीं थे। सरीना, क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती? सरीना वॉल्श फौरन घबरा गई। मार्कस, शुरू में ग्रैंडमदर ने जो भी प्रॉमिस किया हो, मेरे दिल में सिर्फ लिंकन है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। उसने जल्दी से हॉस्पिटल रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उससे टेक लगाए हुए गहरा सांस लेते हुए उसे नहीं पता था कि उसका दिल सिर्फ मेरे लिए क्यों धड़कता था। मार्कस हेज का जर्द चेहरा देखकर वो थोड़ा लड़खड़ा गई। ये जरूर सिर्फ बच्चे की वजह से होगा। सरीना वॉल्श ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। वो ड्राइव करके कंपनी गई। उसने खुद को काम में डबो दिया। इस तरह उसे उस दिल का सामना नहीं करना पड़ा, अपने बचपन के वर्जन के इल्जामात का सामना नहीं करना पड़ा। मगर सरीना वॉल्श ने ये नहीं देखा कि उसके जाने के बाद मार्कस हेज की आंखों में ठंडी चमक और उसका फोन, मार्कस हेज के एक्सप्रेशन फौरन बदल गए, जैसे कुछ देर पहले वाला तरस खाने वाला आदमी वो था ही नहीं। लिंकन फोर्ट को पहले ही वॉल्श फैमिली ने निकालने पर मजबूर कर दिया है। यहां सिंसियर होने का दिखावा करने का क्या फायदा? उसने अपना फोन उठाया और कॉल की। हेलो, क्या ये सीईओ गू के असिस्टेंट हैं? मैं मार्कस हूं। क्या आप मुझे सीईओ गू का हाल ही का स्केड्यूल बता सकते हैं? पैसे का कोई मसला नहीं है, बस मुझे बता दें, मुझे उनसे मिलना है। उसने फोन रख दिया। मार्कस हेज ने आखिरकार एक मुस्कुराहट दिखाई। सरीना वॉल्श, काश मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी। मैं अपना वक्त तुम्हारे साथ यहां बिल्कुल जाया ना करता।
उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई, मगर खुशकिस्मती से मैंने एक बैकअप प्लान रखा था। प्राइवेट ऑक्शन हाउस में बिजनेस इलीट्स और बड़े शेयर होल्डर्स जमा थे। गेस्ट्स बड़े जोश से उन एंटीक्स के बारे में बात कर रहे थे जिनकी ऑक्शन होनी थी। सरीना वॉल्श के कदम भारी महसूस हो रहे थे। वो आखिरी वक्त पर प्राइवेट रूम में दाखिल हुई। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बराबर बैठने के लिए कहा। सरीना, तुम इतनी लेट क्यों हो? सरीना वॉल्श ने तेवरी चढ़ाई। उसकी आवाज़ थकावट से भरी हुई थी। ग्रैंडमदर, कंपनी में एक इमरजेंसी थी। ओल्ड मिसेस वॉल्श फौरन हमदर्दी से भर गईं। सरीना बेटी, कंपनी के मामलात तुम उन्हें दूसरों पर छोड़ सकती हो। इस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस प्रेगनेंसी के दौरान अपना अच्छी तरह ख्याल रखना। सरीना देखो, थोड़ी देर में मैं उस चीज़ पर बिड करूंगी, ड्रैगन और फीनिक्स लॉन्जेविटी लॉक। मैं ये अपने ग्रैंड चाइल्ड को दूंगी। ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स दोनों कीमती होते हैं। सरीना वॉल्श ने एंटीक कैटलॉग देखने के लिए सर झुकाया। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर जैसे कुछ सोचते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इतनी तकलीफ की, बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मार्कस अब भी सबसे बेहतर है। सिर्फ एक रात और उसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। ओल्ड मिसेस वॉल्श बहुत खुश थीं। उस दूसरे की तरह नहीं जो हमें एक बच्चा तक नहीं दे सका और उसने हमारी फैमिली का जेड एयरलूम भी तोड़ दिया था। ऐसा आदमी हम उसके बगैर ही बेहतर है। उसने एक ठंडी सांस भरी और शिकायत करती रही, अगर तुम्हें शुरू में वो पसंद ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये मैरिज कभी होती? जैसे ही मुझसे जुड़ी कोई बात हुई, सरीना वॉल्स का दिल अचानक दुखने लगा, जैसे खाली हो गया हो। ग्रैंडमदर, लिंकन का वो मतलब नहीं था। हमने पहले सबसे ये छुपाया था। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने तंज से कहा, तुमने उसे सड़ चढ़ा दिया था। जिद पर अड़ा रहता बच्चे ना करने के लिए, और इतना गुस्से वाला मिजाज भी था, कभी हालात का नहीं सोचता। ओल्ड मिसेस वॉल्श जितना बोलती गईं, उन्हें उतना ही गुस्सा आता गया। उन्होंने एंटीक कैटलॉग जोर से मारा। मार्कस फिर भी बेहतर है। सरीना वॉल्श सिर्फ उनके बराबर मुस्कुरा सकी, ड्रैगन और फीनिक्स लॉन्जेविटी लॉक की ऑक्शन का इंतजार करते हुए। ड्रैगन और फीनिक्स लॉन्जेविटी लॉक अफवाह है कि चिंग डायनेस्टी का है, जिसे इंपीरियल आर्टिजन्स ने चियान लॉन्ग एरा के दौरान बनाया था। ड्रैगन्स उड़ते हुए, फीनिक्स हसीन, आपस में जुड़े हुए, बिल्कुल असली और वाज़ेह। एक नायाब खजाना जो मुश्किल से मिलता है। स्टार्टिंग बिड 5 मिलियन युआन है। जैसे ही ओल्ड मिसेस वॉल्श ने उसे देखा, वो अपना पैडल उठाना चाहती थी। सरीना वॉल्श ने नरमी से उनका हाथ थपथपाया। ग्रैंडमदर, आपने पहले ही कहा था कि आप ये अपने ग्रैंड चाइल्ड को देंगी। मैं इसे जरूर जीतूंगी। उसने एक बार ताली बजाई और सीधा मैक्सिमम बिड पर चली गई। दूसरी तरफ से पहले ही मैक्सिमम बिड आ चुकी थी। ऑक्शनियर का गैवल गिरा। वहां मौजूद गेस्ट को मुबारकबाद। ड्रैगन और फीनिक्स लॉन्जेविटी लॉक जल्द ही डिलीवर कर दिया जाएगा। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने खुशी से तालियां बजाईं। सरीना, वंडरफुल। सरीना वॉल्श मुस्कुराई और अपनी सीट से खड़ी हो गई। ग्रैंडमदर, ऑक्शन खत्म हो गई है, मैं वापस ऑफिस जा रही हूं। ओल्ड मिसेस वॉल्श मुस्कुराई और सर हिलाया, मोहब्बत से उसकी हथेली को दबाया। सरीना, तुम्हें मजीद आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? परेशान ना हो ग्रैंडमदर, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, अपनी कलाई उठाकर घड़ी देखी और आहें भरती रहीं। फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई। एक बार ये बेबी पैदा हो जाए तो मुझे कुछ छुट्टी लेनी चाहिए और लिंकन के साथ रहना चाहिए। मैंने वाकई हाल ही में उसे बहुत इग्नोर किया है। हालांकि लिंकन कभी कभी अनरीजनेबल हो सकता है। सरीना वॉल्श ने खुद से सोचा। अचानक एक पहचानी हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने आई। उस आदमी के एक्सप्रेशंस जल्दी में थे। वो ठीक उसके सामने से गुजरा और थोड़ी दूर एक प्राइवेट रूम में दाखिल हो गया। उसने हिचकिचाते हुए पुकारा, मार्कस। उसने साफ तौर पर नहीं सुना। वो जल्दी से प्राइवेट रूम में चला गया। अपनी आम एहतियात के बगैर सरीना वॉल्श सोच में पड़ गई। वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो आदमी बहुत फिक्रमंद लग रहा था। उसने दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं किया था, एक छोटी सी दराज छोड़ दी थी। प्राइवेट रूम में एक मर्द और औरत की आवाजें सरीना वॉल्श के कानों में साफ आ रही थीं। सीईओ गू, मैं आपका आदमी हूं। मैंने सब कुछ किया जो आपने मुझसे कहा था। आपकी दुश्मन को अपने बच्चे से प्रेग्नेंट कर दिया। क्या आप मुझे वाकई वो नहीं देंगी जो मेरा हक है? वो पहचानी हुई मर्दाना आवाज सरीना वॉल्श के कानों में साफ आसमान से बिजली गिरने की तरह लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखें फट गईं। ये आदमी साफ तौर पर मार्कस हेज था। क्या तुम सीरियस हो? मैंने शुरू से तुमसे कहा था कि तुम जो करो मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करूंगी। आवाज की बुनियाद पर वो बता सकती थी ये सीईओ गू वही शख्स था जो बरसों से उसका बिजनेस राइवल था, उसकी जानी दुश्मन। मुझे परवाह नहीं है, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है। आपको मुझे इमोशनल डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेट करना होगा।
मार्कस हेज की आवाज साफ तौर पर वो नर्म और प्यारी आवाज नहीं थी जो सरीना वॉल्श जानती थी। ये सुई की तरह तेज और जहरीली थी, बहुत चुभने वाली। वो तंज से हंसा, उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी। वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। जैसे ही सीईओ गू ने हस्बैंड का लफ्ज सुना, उनकी आवाज फौरन धीमी हो गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मार्कस हेज मुस्कुराया और अपनी 2 उंगलियां उठाकर हिलाईं। 200 मिलियन। सीईओ गू का सांस अटक गया। उन्होंने गुस्से में गहरी सांसें ली और कहा, तुम अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम एक बेशरम आदमी हो। क्या तुम पहले ही वॉल्श फैमिली के साथ नहीं लग गए और अब तुम मुझे भी ब्लैकमेल करना चाहते हो? मार्कस लेस जोर से हंसने लगा। लेकिन मैंने ये सब पहले तुम्हारे लिए ही किया था। मैंने अपना जिस्म तक बेच दिया ताकि तुम्हारी बिजनेस दुश्मन सरीना वॉल्श से बदला ले सकूं। मैंने यहां तक कि सीईओ वॉल्श को ड्रग भी दिया, उन्हें धोखा देने के लिए उनके हस्बैंड जैसी शर्ट पहनी। फिर मुझे पता चला कि वो काम के सिलसिले में अब्रॉड जा रही हैं। मैंने जानबूझकर एक कार एक्सीडेंट प्लान किया, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। तभी वो मुझे वापस मुल्क लाने के लिए राजी हुई ताकि मैं बेबी पैदा होने तक यहीं रहूं। सीईओ गू, अब वॉल्श फैमिली मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करती है, मगर एक बार ये बेबी पैदा हो गया तो वो मुझे अब्रॉड भेज देंगी। मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये तुम्हें भी नीचे गिरा देगा। सीईओ गू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे ये 200 मिलियन दे दो। मैं सरीना वॉल्श से बदला लेने में तुम्हारी मदद करता रहूंगा। फिर तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी होगी। मार्कस हेज की मक्कार हंसी सरीना वॉल्श के कानों तक पहुंची। ट्रैश! एक जोरदार आवाज आई। तो तुम ही वो थे जिसने जानबूझकर मुझे ड्रग दिया? सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ी। ड्रैगन और फीनिक्स लॉन्जेविटी लॉक जो मैक्सिमम बिट पर जीता गया था, वो यूं ही जमीन पर गिर गया। ओल्ड मिसेस वॉल्श का चेहरा खौफ और गुस्से से भर गया। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसी वक्त दूसरी तरफ मैंने आखिरकार अपनी छोटी सी शॉप सेटअप कर ली। मैंने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और एक गहरी सांस ली। जब से मैंने सरीना वॉल्श को छोड़ा था, तकरीबन आधा महीना गुजर चुका था। मैंने एक छोटे टाउन में आने का फैसला किया। यहाँ की हवा ताज़ा थी और जिंदगी की रफ्तार सुस्त। ये मेरे लिए बिल्कुल सही था। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने एक शॉप किराए पर ली। ज्यादा बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन मेरे चलाने के लिए काफ़ी थी। मेरी अपनी कॉफ़ी शॉप। मैंने शॉप की विंडो को देखा और मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। कितना वक्त हो गया था मुझे इस तरह मुस्कुराए हुए। सिर्फ ये सोचकर ही मेरा दिल, जो मुझे लगा था कि सुन्न हो चुका था, फिर से एक हल्के दर्द से धड़कने लगा। सरीना वॉल्श, मार्कस हेज और उनका बच्चा, वो अब साथ में खुशी से रह रहे होंगे, है ना? सरीना वॉल्श, मैंने अपने मन में सोचा, फिर फौरन अपना सर झटक दिया उस नाम को अपने दिमाग से निकालते हुए। मैंने एक नई जिंदगी शुरू की थी। मैं खुद को माजी पर उदास कैसे होने दे सकता था? सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक कोई गर्म चीज मेरे टखने से टकराई। म्याओ म्याओ। एक छोटी ऑरेंज कैट मेरे टखने से रगड़ खाने लगी और हल्की सी आवाज निकाली। एक किटिन। मैंने हैरत से उसे देखा और नीचे बैठकर उसके नरम छोटे सर को सहलाने लगा। वो छोटी ऑरेंज कैट मेरे सामने अपनी पेट के बल लेट गई। म्याओ म्याओ। टिल्डा, बहुत प्यारी लग रही है। ये छोटी कैट तुम्हें वाकई पसंद करती है। एक साफ औरत की आवाज गूंजी। मैंने फौरन मुड़कर देखा। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई करीब ही खड़ा था। माफ कीजिएगा, मैंने आप पर गौर नहीं किया। मैंने फौरन माफी मांगी। वो औरत मुस्कुराई और वो भी नरमी से नीचे बैठ गई। ऑरेंज कैट फौरन उनकी हथेली से रगड़ने लगी, जैसे वो एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हों। मैंने पूछा, क्या ये आपकी कैट है? नहीं। उस औरत के लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। एक पल के लिए मैं अपनी नजर नहीं हटा सका। उन्होंने कैट फूड का बैग और फ्रीज ड्राइड ट्रीट्स नीचे रखें और महारत से उस छोटी कैट का पेट सहलाने लगी। मैंने हाल ही में इसे इस इलाके में घूमते हुए देखा है, इसीलिए जब भी मैं यहां से गुजरती हूं, मैं इसे खाना खिलाने के लिए रुक जाती हूं। तो ये एक स्ट्रे है? मैंने उस औरत को मुस्कुराते हुए देखा। शायद। उस औरत की आवाज सुनने में बहुत प्यारी थी। मुझे यकीन है कि ये भी शिद्दत से एक घर चाहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने उन्हें उस छोटी कैट को सहलाते हुए देखा। उनकी पलकें लंबी और घनी थीं, उनका हल्का सा साया उनके चेहरे पर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई ख्वाहिश छुपी हो। मेरे दिल का एक नरम और गहरा कोना धीरे से छू लिया गया था। फिर चलते हैं। मैंने महारत से उस छोटी कैट को उठा लिया। उसने बिल्कुल भी मुज़ाहमत नहीं की, सिर्फ उस औरत के चेहरे पर उलझन थी। मैंने एक एक लफ्ज़ करके कहा, न्यूटर करवाने के लिए। फिर उस छोटी कैट को अपने कंधे पर रखा और एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने पहले ही एक वेट क्लिनिक का एड्रेस ढूंढ लिया है। तभी वो औरत हैरान ज़्यादा दिखी जब मैंने उन्हें उठने में मदद की। मैंने क्लिनिक ढूंढ लिया है, छोटी कैट को लेकर जाने की तैयारी करते हुए। वो औरत थोड़ी देर वहां हैरान खड़ी रही, इससे पहले कि वो जल्दी से ट्रीट्स उठाकर हमारे पीछे आई। वो मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम लिन हार्टवेल है, आपसे मिलकर खुशी हुई।
मैं रुक गया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और संजीदगी से उनका हाथ थामा। मेरा नाम लिंकन फोर्ड है। मैं अभी इस टाउन में मूव हुआ हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। उस छोटी कैट ने मेरी नकल की और अपना नरम छोटा पंजा हमारे जुड़े हुए हाथों पर रखा और धीरे से म्याऊं किया। मियाओ। टिल्डा हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ही वक्त पर मुस्कुरा दिए। माजी की वो हलचल जो अभी तक मेरे जहन में थी, उस हंसी के साथ धीरे धीरे आती हुई रात में घुल गई। लिन हार्टवेल और मैं साथ साथ चलने लगे। तो वो कॉफ़ी शॉप तुम्हारी है? मैंने सर हिलाया। कल ग्रैंड ओपनिंग है। लगता है अब एक छोटी बिल्ली मेरा साथ देगी। ऑरेंज कैट ने बिल्कुल सही वक्त पर म्याऊं किया, मेरे गाल से रगड़ते हुए। लिन हार्टवेल बोली, मैं भी वहां होंगी। मैं पिछले कुछ वक्त से तुम्हारी कॉफ़ी शॉप को देख रही हूं। कुछ ही देर में वेटरनरी क्लिनिक हमारे सामने थी। दूसरी तरफ ओल्ड मिसेस वॉल्श बहुत गुस्से में थी। कह रही थी, यहां असल में हो क्या रहा है? मार्कस हेज सेरीना वॉल्श और ओल्ड मिसेस वॉल्श को दरवाजे पर खड़ा देखकर इतना डर गया कि जमीन पर गिर गया। उसका पहले वाला एरोगेंट रवैया ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक धोखा था। सीईओ गू का रंग पीला पड़ गया था। सोफा पर बैठकर कांप रही थी। भले ही गू फैमिली अमीर और पावरफुल थी, उन्होंने कभी सीधा वॉल्श फैमिली का सामना नहीं किया था। इस टेंशन में सेरीना वॉल्श ने ओल्ड मिसेस वॉल्श की मदद की ताकि वो धीरे से प्राइवेट रूम में दाखिल हो सकें। जैसे ही सीईओ गू ने उन्हें देखा, उसने फौरन अपनी सीट ओल्ड मिसेस वॉल्श के लिए छोड़ दी। ओल्ड मिसेस वॉल्श के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे ही वो बैठी, वो बोले बिना ना रह सकीं। यहां असल में हो क्या रहा है? बड़े बॉडीगार्ड्स अंदर आए और मार्कस हेज और सीईओ गू दोनों के चेहरों पर पैनिक दिख रहा था, खासतौर पर मार्कस हेज, जिसकी आंखें खौफ से भरी थी। ओल्ड मिसेस वॉल्श, प्लीज थोड़ी चाय पीजिए। गुस्से को अपनी हेल्थ खराब मत करने दें। सीईओ गू ने सौरन सर्वेंट्स को इशारा किया। एक सर्वेंट इज्जत के साथ चाय लाया। वो जल्दी से ओल्ड मिसेस वॉल्श की तरफ गया, चापलूसी से मुस्कुराते हुए। मैडम, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो वाकई मेरे साथ इन्वॉल्व था, लेकिन आप हमारी वर्ल्ड को जानती हैं। ओल्ड मिसेस वॉल्श के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने फौरन अपने अल्फाज बदले। मेरी वर्ल्ड? वो एक कॉन आर्टिस्ट है जो अमीर औरतों को फंसाने में माहिर है। मैंने उसे 2 मिलियन दिए और फिर भी वो मुतमईन नहीं हुआ। वो कहता रहा कि ये मेरे लिए था, लेकिन क्या वो दोनों तरफ धोखा नहीं दे रहा था? हमारी दोनों फैमिलीज के साथ खेल रहा था। सीईओ गू बड़ी सफाई से बात कर रही थी। ये जताने की कोशिश कर रही थी कि गू और वॉल्श फैमिली दोनों मार्कस हेज का शिकार हुई हैं। ओल्ड मिसेस वॉल्श का चेहरा उतर गया। सेरीना वॉल्श अचानक बोली, सीईओ गू, अगर आप सच बता दें तो वॉल्श फैमिली आप पर अटैक करना बंद कर देगी। फ्यूचर कॉर्पोरेशन, हर चीज निगोशिएबल है। उसका एक्सप्रेशन संजीदा था। उनके आसपास का माहौल अचानक भारी हो गया। एक ठंडक सी छा गई। सीईओ गू की आंखों में हिचकिचाहट दिखी। ये एक मौका हो सकता था। उसने अपना गला साफ किया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक फरेबी मुस्कुराहट आई। ये आदमी एक कॉलेज स्टूडेंट है जिससे मैं एक बार में मिली थी। मुझे लगा वो अट्रैक्टिव है तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। मेरी उम्र देखें, मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं उसे वाकई कोई स्टेटस दूं? हमारे सर्कल्स में सब जानते हैं कि हम दुश्मन हैं। किसने सोचा था कि ये बदबख्त मेरा नाम इस्तेमाल करके आपको ड्रग देगा? सीईओ गू का एक्सप्रेशन फौरन ठंडा हो गया। मार्कस हेस को सख्त हिकारत से देखते हुए, उसने आपको प्रेग्नेंट किया ताकि मुझे मजबूर कर सके कि मैं उसे स्टेटस दूं। मैं इस पर कैसे राजी हो सकती थी? उस दिन कॉकटेल पार्टी में मैंने किसी से उसे बैंक कार्ड दिलवाया था। मैंने सोचा था बात यहीं खत्म हो जाएगी। किसने सोचा था कि वो हार नहीं मानेगा और सीईओ वॉल्श को ड्रग दे देगा? आपसे झूठ बोला कि वो मासूम है। जैसे ही ओल्ड मिसेस वॉल्श ने ये सुना, वो फौरन खड़ी हो गईं, गुस्से में कहते हुए, ऐसा बुरा आदमी मेरी प्यारी पोती के साथ इतनी नाइंसाफी कर रहा है। सीईओ गू सर हिलाती रही। मैडम, प्लीज गुस्से को अपनी हेल्थ खराब मत करने दें। इस बुरे आदमी का बच्चा, भले ही वो वॉल्श फैमिली का हो, उसे रखा नहीं जा सकता। देखे कितना जवान है, फिर भी कितना साजिशी है। मैं खुद उसके झूठ से परेशान हो गई थी। सीईओ गू ने बात जारी रखी। उसने मुझसे 3 बार पैसे मांगे। दूसरी बार मैंने उसे प्रूफ लाने को कहा। किसने सोचा था कि वो मुझे धमकी देगा कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो आपको बता देगा कि उस रात ड्रग मैंने दिया था। ओल्ड मिसेस वॉल्श अपनी जगह जम गई। उनका पूरा जिस्म ऐसा था जैसे किसी ने पॉज दबा दिया हो। काफी देर बाद वो आखिरकार धीरे से बैठ गईं, अपना सीना पकड़ते हुए। हमारी वॉल्श फैमिली को उस जैसे शख्स ने इतनी बुरी तरह धोखा दिया। सेरीना वॉल्श ने फौरन बॉडीगार्ड्स को बुलाया ताकि ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाया जाए। उन तीनों के जाने के बाद तभी वो धीरे धीरे रिलैक्स हुई। उसकी आंखें ठंडी थीं, कांपते हुए मार्कस हेज को घूरती हुई। जैसे ही मार्कस हेज ने उसे देखा, वो आखिरकार होश में आया। फौरन अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। ऐसा नहीं है, इस आदमी ने आपको धोखा देने के लिए ये सब बनाया है। सीईओ गू ने बेरुखी से बात काटी। जो भी हुआ यही हुआ था। बस इन्वेस्टिगेट कर लें और आपको पता चल जाएगा कि मैंने सीईओ वॉल्श से झूठ बोला है या नहीं।
इन्वेस्टिगेट करो और सब साफ हो जाएगा। सेरीना वॉल्श के एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे थे। वो उसे मानीखेज नजरों से देख रही थी। वो आहिस्ता से बोली, इन्वेस्टिगेट करो। जैसे ही सीईओ गू, उसने फौरन इशारा करके 2 सर्वेंट्स को बुलाया। सीईओ गू ने ऑर्डर दिया, इस बदबख्त को बेसमेंट में ले जाओ। सीईओ वॉल्स पर मैं खुद इससे इंटेरोगेट करेंगे। मार्कस हेस चिल्लाया, नहीं सेरीना, मेरे यकीन करो, उस पर यकीन मत करो। ओके, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। उस रात मुझे सच में कुछ नहीं पता था। सर्वेंट्स उसे पैरों से घसीट कर ले गए। सेरीना वॉल्श के पास से गुजरते हुए उसने उसका एंकल जोर से पकड़ लिया। सेरीना, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? क्या तुम भी इसका इंतजार नहीं कर रही थी? हमारा चाइल्ड। मार्कस हेज ने अपना सर उठाया। 2 आंसू अभी भी उसके गालों पर थे। किसी और दिन वो यकीनन नर्म पड़ जाती और बार बार भागकर उसे कंफर्ट करना चाहती, मगर इस वक्त उसने अपना चेहरा सख्त रखा और कुछ नहीं कहा। ये देखते हुए कि सेरीना वॉल्श ने एतराज नहीं किया, मार्कस हेज फौरन बोल पड़ा, सेरीना, लिंकन तो पहले ही जा चुका है। क्या हम तीनों का साथ होना अच्छा नहीं होगा? सेरीना वॉल्श अचानक गुस्से से फट पड़ी। उसने जोर से उसका गला दबाया। उसका अनकंट्रोलेबल फ्यूरी बाहर निकल रहा था। कौन चला गया? सीईओ गू फौरन कई कदम पीछे हट गया, अपना सर फेरते हुए। मार्कस हेस का उसकी पकड़ से दम घुटने लगा। उसका चेहरा अजीब पर्पल ब्लैक हो गया, आंसू और नाक बहने लगी। सेरीना वॉल्श ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, तभी वो होश में आया, लंबे लंबे सांस लेते हुए। एक गंदी मछली जैसी बदबू फैल गई। सीईओ गू ने फौरन अपनी नाक और मुंह ढका और भाग कर आया। सीईओ वॉल्श, प्लीज गुस्सा मत होइए, आप बेफिक्र रहें, मैं खुद इंटेरोगेशन रिजल्ट्स आपके मेंशन पहुंचाऊंगा। कुछ भी गलत नहीं होगा। मार्कस हेस को आखिरकार समझ आ गई कि क्या हुआ था। उसने एक निहायत विशियस एक्सप्रेशन दिखाया। पहले वाला मासूमियत का मास्क आखिरकार उतर चुका था। अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। सेरीना वॉल्श, कोई हैरत की बात नहीं कि लिंकन ने हर हाल में तुमसे डिवोर्स लेने पर जोर दिया। सेरीना वॉल्श को जिसे बिजली गिरने का झटका लगा हो, उसके हाथ अचानक छूट गए। तभी मार्कस हेज आजाद हुआ। उसके जालिमाना एक्सप्रेशन को देखते हुए उसने एक सिनिस्टर स्माइल दी। सेरीना वॉल्श, तुमने ये नहीं सोचा था ना? लिंकन तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका है, बहुत पहले छोड़ गया। उसी वक्त दूसरी तरफ तुम यहां सारा दिन फैन के साथ रहे हो। क्या तुम वाकई ठीक हो? मैं कॉफी का कप लाया जिसके ऊपर लाटे आर्ट साफ तौर पर एक बिल्ली के सर की शेप में था। लिन हार्टविल मुस्कुराई, मैं ठीक हूं, और फैन का पेट दोबारा सहलाए बगैर ना रह सकी। उस दिन हम दोनों छोटी बिल्ली को न्यूटेड करवाने ले गए और कुदरती तौर पर उसे टेम्पररी फॉस्टर करने का फैसला किया। मेरे कॉफी शॉप पर न्यूटेड होने के बाद छोटी बिल्ली ने कोन पहना था, मगर इसने उसे मजे से खाने से बिल्कुल नहीं रोका। इसीलिए हमने इसका नाम फैन रखा। मजीद ये कि उस दिन से लिन हार्टविल मेरी शॉप पर मेरे साथ चिपकी रहती थी। हमारे खुलने से पहले ही दरवाजे के बाहर इंतजार करती और बंद होने पर ही मुश्किल से जाती। ये कॉफी शॉप लिन हार्टविल और फैन की वजह से बेहतर बिजनेस करने लगी। शुरू में सुकून की जिंदगी गुजारने का प्लान था, अब हर रोज मैं काम में डूबा रहता था। लिंकन, क्या तुम्हें अभी तक रहने की जगह नहीं मिली? मैंने सर हिलाया और आह भरी। जो जगहें मैंने देखी हैं वो सही नहीं लगी। इस वक्त मैं सिर्फ टेम्पररी शॉप पर ही रह सकता हूं। मैंने अंगड़ाई ली, अपने कंधे सहलाती हुई। मगर बेड पर सोना वाकई आरामदेह नहीं है और फैन सिर्फ मेरे पैरों में सिमट सकती है। लिन हार्टविल रुकी। लिंकन, दरअसल मेरी जगह काफी स्पेशियस है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर रह सकते हो। मैं मना करने वाला था। लिन, मुझे नहीं पता क्यों मेरे जहन में हमारी पहली मुलाकात का सीन आया। किसी वजह से मैंने अचानक अपना जवाब बदल दिया, ओके। लिन हार्टविल को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वाकई उसकी नर्म आंखों में खुशी की झलक थी। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। लिन हार्टविल मुस्कुराई, आज बंद करते ही चलते हैं, इंतजार करने की जरूरत नहीं। बोलने के बाद वो मेरी पैकिंग में मदद करने के लिए ऊपर जाने वाली थी। बंद होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। जब पैकिंग हो जाएगी हम फौरन वहां चले जाएंगे। उसे ऐसे देखकर मैं हंसी रोक न सका। फैन का सामान मूव करने में वक्त लगेगा। वो सीढ़ियों पर खड़ी हुई, मुड़ी और आग झपकी। उसे मूव करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सब प्रिपेयर कर लिया है। मैं वहां स्टंट खड़ा रह गया। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ, ये औरत काफी वक्त से इसकी प्लॉटिंग कर रही थी। उसी वक्त वॉल्श मैंशन में सीईओ गू ने एहतियात और इज्जत के साथ सेरीना वॉल्श और ओल्ड मिसेस वॉल्श के सामने इंटेरोगेशन रिपोर्ट और वीडियो पेश की। वॉल्श ने वीडियो में ब्लैक और व्हाइट टेक्स्ट साफ देखा। वो तकरीबन बेहोश होने वाली थी। सेरेना वॉल्श ने ब्लैक टेक्स्ट को घूर कर देखा। उसका हाथ रिपोर्ट को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसकी नकल सफेद पड़ गई थी।
19 की रात को मार्कस हेज ने खुद उसे ड्रग देने का एतराफ़ किया और यहां तक कि सीईओ वॉल्श को प्रेग्नेंट करने के लिए ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल की जिसने उसकी बॉडी को शदीद नुकसान पहुंचाया। सेरेना वॉल्श ने एक ठंडी हंसी हंसी और रिपोर्ट को आराम से गिरने दिया। जैसे ही सीईओ गू ने यह देखा, वो तेजी से आगे बढ़े। सीईओ वॉल्श, मैडम प्लीज रेस्ट अश्योर्ड रहें, मैं इस वेज को जरूर सही से हैंडल करूंगा, बिल्कुल उसे दोबारा वॉल्श फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखने दूंगा। सेरेना वॉल्श के होठों पर एक मुस्कुराहट आई, उसकी खून जैसी लाल आंखें मर्डरस इंटेंट से भरी थीं। अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है सीईओ गू, मैं इस वेज को खुद हैंडल करूंगी। एक काली स्पोर्ट्स कार खाली सड़कों से तेजी से गुजरी। ड्राइवर की सीट पर बैठी औरत का चेहरा शैडो में खोया हुआ था, उसके एक्सप्रेशन पढ़ना नामुमकिन था। लिंकन, वो गुनगुनाई, उसका दिल रिग्रेट और रिमोर्स से भरा था। उसके बराबर में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने कार रोकी, स्क्रीन स्वाइप की और जवाब दिया। ओल्ड मिसेस वॉल्श की आवाज फौरन गूंजी। सिरेना, क्या तुमने अभी तक लिंकन को ढूंढ लिया है? उसने क्या कहा? क्या वो हमें माफ कर देगा? सिरेना वॉल्श ने जल्दी से ओल्ड मिसेस वॉल्श को तसल्ली दी। लिंकन बहुत काइंड है और मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे जरूर माफ कर देगा। ओल्ड मिसेस वॉल्श का रोना और शदीद हो गया। मैं 1000 बार गलत थी। मैंने उस वक्त उस पुअर बॉय को थप्पड़ तक मारा था। अब वो मुझसे नफरत करता होगा। सिरेना वॉल्श के जज्बात उलझे हुए थे। वो सिर्फ उन्हें तसल्ली दे सकी। ग्रैंडमदर, मैं अब आपको कॉल नहीं करूंगी, प्लीज पहले रेस्ट करें। पहली बार उसने डायरेक्टली फोन काट दिया। ओल्ड मिसेस वॉल्श के रोने की आवाज बंद कर दी। लिंकन, तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे ना? सिरेना वॉल्श की हाल ही की हरकतें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। वो अपने आप को थप्पड़ मारने से ना रोक सकी। सिरेना वॉल्श, तुम उस आदमी के लाइफ से इतनी डिजी हो गई थी। तुमने उस पर्सन को इग्नोर किया जिससे तुम सबसे ज्यादा लव करती हो, अपने सामने मैंशन की तरफ देखते हुए। अंदर बिल्कुल डार्क था। मैं जरूर बहुत देर तक सोया रहा हूंगा। सिरेना वॉल्श कार से बाहर निकली, दरवाजे पर काफी देर खड़ी रही। एंटर होने की हिम्मत नहीं हुई। किसने सोचा होगा बिजनेस वर्ल्ड की कभी कमांडिंग रहने वाली सीईओ वॉल्श इतनी फ्लस्टर्ड हो सकती है? लिंकन, तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे, तुम मुझे समझ जाओगे, है ना? वो गुनगुनाई, लेकिन फिर भी खुद को ना रोक सकी। उन 2 सेंटेंसेस के बारे में सोचते हुए जो मार्कस हेज ने कहे थे। सिरेना वॉल्श के दिल में पैनिक बढ़ता गया। लिंकन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे जरूर माफ कर देगा। उसकी आवाज धीरी और धीरी होती गई। इतनी गलतियां करने के बाद उसे खुद भी डाउट होने लगा। क्या मैं वाकई उसे अब भी माफ कर दूंगा? गौर से सोचा जाए तो उसने मुझे आखिरी बार तकरीबन 1 महीने पहले देखा था। वो कॉन्स्टेंटली मार्कस हेज के साथ थी, लेकिन कभी भी अपने लवर के बारे में नहीं सोचा, जो घर पर अकेला उसका वेट कर रहा था। जब तक आज उसे एक्सीडेंटली ट्रूथ का पता नहीं चला। सिर्फ तभी वो वेकअप हुई और उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है। उसे अपने लव्ड पर्सन के साथ चले हुए कितना वक्त हो गया था। सिरेना वॉल्श का दिल वायलेंटली धड़क रहा था। लिंकन, मैं इसकी तलाफी करूंगी। उसने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन उसका दिल फौरन अबिस में गिर गया, क्योंकि घर बिल्कुल एम्प्टी था। सिर्फ डस्ट की भरी स्मेल और थिक मस्टीनेस थी, जो उसे बता रही थी कि यहां बहुत अरसे से कोई नहीं रहा। सिरेना वॉल्श पैनिक हो गई। उसने जल्दी से लाइट्स ऑन की तो देखा कि पूरा हाउस डस्ट की एक पतली लेयर से ढका हुआ है। लिंकन, लिंकन, सिर्फ तभी वो सही में पैनिक हुई क्योंकि वो जानती थी कि मुझे थोड़ा क्लेanलीनेस ऑब्सेशन है। घर को इतना डर्टी और मैसी कभी टॉलरेट नहीं करता। वो किसी पजेस्ड पर्सन की तरह हो गई थी। घर का हर डोर खोला, हर ड्रॉर बाहर निकाला। जो पहले एक पर्सन की सर्चिंग थी, वो अब बिलोंगिंग्स की सर्चिंग बन गई। सिरेना वॉल्श डेस्पेयर में अपने घुटनों के बल गिर गई। लिंकन, तुम वाकई चले गए, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। उसने हर कॉर्नर में मुझसे जुड़ी कोई भी चीज ढूंढी, उसे एक आइटम भी ना मिला। वो बिल्कुल ड्रेन्ड महसूस कर रही थी। रात में एक हॉलो शेल बन गई थी। जब वो बेडरूम में गई और नाइट स्टैंड ड्रॉर खोला तो उसे अंदर एक क्राफ्ट पेपर एनवेलप मिला। क्वाइट एंड स्टिल सिरेना वॉल्श की आंखें चमक उठीं। लिंकन, तुम आखिरकार मुझे एक चांस देने के लिए विलिंग हो। उसने उस आखिरी किरण को पकड़ा और क्राफ्ट एनवेलप खोला, लेकिन जब उसने गोल्ड लेटरिंग साफ देखी तो उसकी आंखों से आंसू एंडलेसली बहने लगे। डिवोर्स पेपर्स। सिरेना वॉल्श के हैंड्स ट्रेम्बल करने लगे। उसने अपना फोन उठाया और मुझे कॉल की। सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट इन सर्विस। बराए मेहरबानी बाद में कोशिश करें। वो रोबोटिक खातून की आवाज बार बार गूंज रही थी। सिरेना वॉल्श ने हार मानने से इनकार कर दिया और बार बार कॉल करती रही। वो कर्ब में फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। सुर्ख डिवोर्स पेपर्स उसके करीब पड़े थे और खामोश आंसू गिर रहे थे। सिरेना वॉल्श ने भारी आवाज में अपने असिस्टेंट को कॉल की। मेरे लिए लिंकन का ठिकाना ढूंढो। असिस्टेंट नींद से जागा और होशियारी से जवाब दिया। मैं फौरन लोगों से राब्ता करके तलाश करता हूं, और कॉल काट दी। तभी सिरेना वॉल्श ने डिवोर्स पेपर्स उठाए। उसने उस पर मौजूद थोड़ी पुरानी अकेली तस्वीर को देखा और उन कसमों को याद किया जो उसने कभी मुझसे खाई थी। हर एक वादा।
मुझे लिंकन के साथ हर हाल में अच्छा सलूक करना है, उसे अपनी रूह तक चाहना है, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। लिंकन, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर ये पुरानी सिरीना वॉल्श होती तो वो जरूर इस बेबस औरत को जमीन पर गिराकर जान से मार देना चाहती। और ये सब इसलिए था क्योंकि सिरीना वॉल्श के चेहरे पर एक फीकी और तारीक मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें ठंडक से भरी थीं। मार्कस हेज, मैं तुम्हें इसका बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त मैंने फैनफैन को रंग की बाल्टी गिराते हुए देखा और फौरन उस शरारती बिल्ली को उठा लिया। अपनी मुट्ठी नर्म करते हुए उसके छोटे से सर पर थपकी दी। तुम एक बड़े आर्टिस्ट के काम में रुकावट डाल रही हो। फैनफैन ने नाराजगी से म्याऊं किया। म्याऊं? टिल्डा, हम दोनों बस इसी तरह बहस करते रहे। लिन हार्टवेल ने पेंटिंग रोक दी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नरमाहट से भर गई थीं। वो खामोश और खाली स्टूडियो अब रौनक से भर गया था। मैंने बिल्ली को स्टूडियो के दरवाजे से बाहर रखा और सुकून का सांस लिया। मैंने फौरन नीचे बैठकर पेंट ट्यूब साफ करना शुरू कर दी जो बिल्ली ने बिखेर दी थीं। लिन हार्टवेल मेरे सामने नीचे बैठी। मुझे करने दो, और वो भी सफाई में मदद करने लगी। अचानक हम दोनों के हाथ एक ही पेंट ट्यूब की तरफ बढ़े। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा, मगर अचानक उस नर्म हाथ ने मेरे हाथ को दबा दिया। बरसों की पेंटिंग की वजह से लिन हार्टवेल की उंगलियों पर कैलिसिस की एक हल्की परत थी जो मेरी कलाई पर दबाव डाल रही थी। वो एहसास बहुत वाज़ेह था। मैं फौरन हकलाया। लिन, मैं अपना हाथ छुड़ाने वाला ही था, किसने सोचा था कि वो अचानक जोर लगाएगी। उसकी उंगलियां जोर से मेरी उंगलियों में फंस गईं। उसने अपनी 10 उंगलियां मेरी उंगलियों में पिरो दी। उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। जो पेंट ट्यूब्स हमने अभी साफ की थीं वो दोबारा खड़कने लगीं और फर्श पर बिखर गईं। हमारे सीने एक दूसरे से जुड़ गए, हमारे दिल एक दूसरे से मिल गए। दोनों वाज़ेह तौर पर एक दूसरे की तेज धड़कन महसूस कर रहे थे। लिन, तुम क्या कर रही हो? लिंकन, मेरे जज्बात, क्या तुम अब भी उन्हें नहीं समझते? लिन हार्टवेल किसी बिल्ली की तरह अपनी खुशबू छोड़ती हुई नरमाहट से मेरे सीने से लग गई। मुझे मत बताना कि तुम्हारा फिर से डिवोर्स हो गया है। उसने अचानक अपनी पूरी हिम्मत जमा की और मेरी गोद में बैठ गई। बालों की लटें मेरे कान से टकराईं, जिससे मुझे सनसनी महसूस हुई। जब तुम पहली बार यहां आए थे तुमने ये इतनी बार कहा था, क्या तुम चाहते थे कि मैं हार मान जाऊं? लिन हार्टवेल ने अचानक मेरे कंधे पर हल्के से काटा, जैसे नखरे कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं हार नहीं मानूंगी। तुम भी मेरी तरफ खींचे चले आते हो, है ना? मैंने अपना होंठ दबाया। लिन, जज्बात कोई मजाक नहीं है। मैं पहले चोट खा चुका हूं और मैंने वहीं से ये सबक सीखा है। मैं तुम्हें भी दुख नहीं देना चाहता। उसने फौरन जवाब दिया। तुम नहीं दोगे, तुम मुझे दुख नहीं दोगे। लिन हार्टवेल ने अचानक मुझे छोड़ दिया। वो सच्ची आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं। सीईओ लिंकन, क्या तुम वाकई मुझे कबूल नहीं कर सकते? कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी आवारा बिल्ली को घर ले आएंगे, लेकिन जब वो छोटी बिल्ली वाकई उनके दरवाजे पर आती है तो वो उसे अंदर नहीं लेते। एक पल के लिए मुझे वाकई उसके सर पर 2 नुकीले कान निकलते हुए दिखाई दिए जो अब उदासी से झुक गए थे। कुछ लोग बिना बुलाए चले आते हैं और फिर बिना कुछ कहे चले जाते हैं। लिन हार्टवेल की आवाज़ शिकवे से भरी हुई थी। उसके हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ रहे थे। मुझे यकीन है कि कल तक चाहे कुछ भी हो जाए तुम चले जाओगे। अगर मैं तुम्हें ढूंढने कॉफ़ी शॉप भी आऊं तो तुम ऐसे दिखावा करोगे जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। मुझे ऐसे देखोगे जैसे मैं इनविजिबल हूं। उसकी आवाज़ मजीद धीमी हो गई। ये कहने के बाद उसने मुझे पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। बस ये समझना कि मैं मजाक कर रही थी। अब से हम फिर भी। मैं मुस्कुराया। मैं तुम्हें कबूल क्यों नहीं करूंगा? मैं करूंगा। लिन हार्टवेल हक्का बक्का रह गई। उसने मुझे खुलकर मुस्कुराते देखा और मैंने किसी बिल्ली के बच्चे को तसल्ली देने की तरह उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और नरमाहट से उसकी पीठ सहलाई। जब तुम मेरे दरवाजे पर आ ही नहीं हो तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। लिन हार्टवेल ने गहराई से मेरी तरफ देखा और खुद आगे बढ़कर मेरे होठों को चूम लिया। होठ और दांत एक दूसरे में मिल गए। वो मदहोशी में बड़बड़ाई। तो तुम इस बिल्ली के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ोगे और ना ही अपना घर वापस लोगे? मैंने भारी सांस ली और बदले में उसे चूमते हुए कहा, कभी नहीं। दांत होठों को रगड़ रहे थे जैसे मैं अपना निशान छोड़ रहा हूं। उसी वक्त वॉल्श मेंशन में मार्कस हेज फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसके दोनों गाल सूजे हुए थे और ताज़ा खून से भरे थे। 2 बॉडीगार्ड्स उसके पहले से सूजे हुए चेहरे पर बार बार वार कर रहे थे, बिना रुके। ओल्ड मिसेस वॉल्श अब भी मुतमईन नहीं थीं और गुस्से में चिल्ला रही थीं। मुझसे धोखा करने की हिम्मत की, हमारे वॉल्श फैमिली को धोखा दिया। सिरीना वॉल्श भारी कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही ओल्ड मिसेस वॉल्श ने उसे देखा वो फौरन खड़ी हुई और आगे बढ़ी। सिरेना, लिंकन कहाँ है? क्या लिंकन ने तुम्हें माफ कर दिया है? उसने सिर्फ उसका गमगीन चेहरा देखा, सिर हिलाते हुए। हम क्या करें? लिंकन अब मुझसे नफरत करता होगा। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने मार्कस हेज को थप्पड़ मारा।
तुम्हारी अब भी हमारी वॉल्श फैमिली के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत हुई? सिरेना वॉल्श ने ठंडी नजरों से जमीन पर पड़े रोते हुए मार्कस हेज को देखा, पहले की असिस्टेंस कॉल के बारे में सोचते हुए। सीईओ वॉल्श, हमें लिंकन का कोई निशान नहीं मिला, उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी है। सिरेना वॉल्श गुस्से और नफरत से भरी हुई। कोई इसकी टांगे तोड़ दो मेरे लिए। मार्कस हेज को यकीन नहीं आया, ऊपर देखते हुए। सिरेना, ऐसा मत करो, मैं इसके बाद कैसे जीऊंगा? सिरेना वॉल्श ने सिर्फ उसे नीचे देखा। पुराना लगाव खत्म हो चुका था। क्या तुम्हें एक्टिंग पसंद नहीं? लोगों को धोखा देना पसंद है? सीईओ गू ने कह दिया है, ये प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट अब हमारे हवाले हैं हैंडल करने के लिए। उसने ठंडे लहजे में हुक्म दिया, इसे नीचे घसीट कर ले जाओ, इसे दिखाओ कि जमीन पर जहन्नुम का क्या मतलब होता है। उसके दिल का दर्द कब का सुन्न हो चुका था। अब वो सिर्फ मुझे ढूंढने और माफी मांगने की कोशिश कर सकती थी। जो कुछ भी मैंने तुम्हें पहले इन्वेस्टिगेट करने को कहा था वो सब अच्छी तरह चेक कर लिया गया है। सारी वीडियोज इस यूएसबी ड्राइव में हैं। असिस्टेंट ने हाथ आगे बढ़ाया। हथेली में एक यूएसबी ड्राइव ठंडी चमक मार रही थी। सिरेना वॉल्श की उंगलियां कांप रही थीं। धीरे से यूएसबी ड्राइव लेते हुए उसे अपने कंप्यूटर में लगाया। उसके दिल में पहले से ही एक प्रेमोनिशन थी, गौर से सोचते हुए। मैं बुनियादी तौर पर ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों को दुख पहुंचाना बर्दाश्त कर सके, मगर उसे ये सब अपनी आंखों से देखना था। सिर्फ वही उसके लिए सही सजा होती। सिरेना वॉल्श ने अपने बढ़ते हुए पछतावे और गुस्से को दबाया और सब कुछ देखा, एक सेकंड भी मिस नहीं किया। पता चला कि जब वो मार्कस हेज की बाहों में लेटकर उसकी कहानियां सुन रही थी, उसका लवर नीचे वाले कमरे में बुखार में जल रहा था। जिद्दोजहद करते हुए पानी का ग्लास गिरा दिया। हर तरफ खून था। पता चला कि जब वो राइडिंग क्लब में सिर्फ मार्कस हेज का ख्याल रख रही थी, उसका लिंकन वहीं मौजूद देख रहा था। जब वो एक कॉल लेने के लिए दूर गई तो मार्कस हेज ने उसे इस तरह उकसाया, यहां तक कि जब घोड़े टकराए और वो मिट्टी पर गिर गया, उसने उसे एक बार भी नहीं देखा, सिर्फ मार्कस हेज को लेकर चली गई। उस लड़के को पीछे छोड़ दिया जिसे कभी उसने अपने दिल में बसाया था, ताकि घोड़े उसे कुचल दें, तकरीबन मरते हुए। पता चला कि पहले वाले सूप में वाकई कोई मसला नहीं था। मार्कस हेज ने खुद अबॉर्शन ड्रग्स मिलाए थे, इस उम्मीद में कि उसका मिसकैरेज हो जाए और मुझे फंसा सके, और उसने फौरन मार्कस हेज की बातों पर यकीन कर लिया। उस नाजायज सजा के लिए लड़के को ब्लिजर्ड में फेंक दिया, उसे एवलांच के नीचे दफन कर दिया। मैंने ये क्या कर दिया? सिरेना वॉल्श ने तकलीफ में अपना सिर पकड़ लिया। लिंकन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? तुम्हें खोने का मतलब है सारी खुशियां खो देना। उसके आंसू उसके हाथ की पुश्त पर गिरे। मेरी मदद करो। वॉल्श मैंशन में एक चुभती हुई चीख गूंजी जिसने सिरेना वॉल्श की यादों को रोक दिया। मार्कस हेज, तुम्हें अपने किए का बदला चुकाना होगा। उसने उस गुंदे खून से लथपथ आदमी को देखा, तेवरी चढ़ाते हुए। मार्कस हेज का चेहरा आंसुओं से भरा था, मगर फिर भी वो मायूसी से सिरेना वॉल्श को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा लेता है। सिरेना, मैं वाकई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे और लिंकन के सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। सिरेना वॉल्श ने उसका गला जोर से दबाया, गुस्से में तलखी से हंसते हुए। तुमसे प्यार? उसका दिल दुख रहा था। सही बात है, उसके अपने कारनामे लिंकन फोर्ड की नज़रों में क्या वो नहीं थे? यहां तक कि उसका अपना दिल वाकई एक पल के लिए मार्कस हेज की वजह से डरमाडोल हो गया था। मार्कस हेज, शुरुआत में लिंकन के डिवोर्स पेपर्स तुमने धोखे से मुझसे साइन करवाई थे, है ना? मार्कस हेज चीखा। लिंकन फोर्ड ने मुझे तुमसे साइन करवाने में मदद करने को कहा था। उसने मुझे कहा था। पलक झपकते ही उसके साथ खड़े बॉडीगार्ड्स ने उसकी दोनों टांगें जिंदा ही तोड़ दी। मुझे बचाओ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मार्कस हेज के तसव्वुरात थोड़े डेज थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया था, जबकि ओल्ड मिसेस वॉल्श गुस्से में उनके पास खड़ी थीं। कमीने, ऐसे वक्त में भी हार मानने से इनकार कर रहा है। गार्ड्स, इसे पानी में फेंक दो। डॉक्टर, वहीं खड़े रहो और देखो, इस कमीने को मरने मत देना। मार्कस हेज जमीन पर पड़े हुए अचानक जोर से हंसने लगा। सिरेना वॉल्श, ओल्ड मिसेस वॉल्श, अगर तुम लोगों ने मुझे इतना सर पर ना चढ़ाया होता और लिंकन फोर्ड के साथ इतनी ठंडी ना होती तो वो कैसे जाता? अब तुम सब मुझ पर डाल रही हो। वो पागलपन से हंसा। बॉडीगार्ड्स उसे घसीट कर ले गए, पीछे खून के 2 लंबे खौफनाक निशान छोड़ते हुए। सिरेना, क्या लिंकन वाकई वापस नहीं आ रहा? वॉल्श ने उसके हाथ में कुछ दबाया। ठंडी चुभन ने उसे होश में वापस लाया। उसने नीचे देखा। ये वही जेट पेंडेंट था जो मैंने तोड़ा था। फिर किसी ने हर एक टुकड़ा उठा लिया था, गोल्ड थ्रेड से जोड़ा गया था, उसकी असली शक्ल में वापस लाया गया था। मैंने हर जगह लोगों से पूछा था, लिंकन लगता है वहां रह रहा है जहां वो गलत थी। मैं खुद उससे माफी मांगूंगी। सिरेना वॉल्श ने उसकी तरफ देखा। ओल्ड मिसेस वॉल्श, जिन्हें हमेशा पैम्पर्ड रखा गया था, ऐसा लग रहा था कि बस एक पल में बहुत बूढ़ी हो गई हैं। ग्रैंडमदर, मैं करूंगी। उसने ठंडे जेट को अपनी हथेली में जोर से पकड़ा। मैं लिंकन को घर वापस लाऊंगी।
दूसरी तरफ लिन हार्टवेल मेरे साथ सुपरमार्केट में एक शॉपिंग कार्ट ढकेल रही थी। लिंकन, आज रात डिनर में तुम क्या चाहते हो? मैं मुस्कुराया और कुछ डिशेस के नाम बताए। लिन हार्टवेल हर एक पर राजी हो गई। उसकी आंखों में मुस्कुराहट भर गई। उसने हमारे जुड़े हुए हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हम दोनों सुपरमार्केट के एंट्रेंस से बाहर आए। हमारा सामान बहुत सारा था। मैंने हमारे जुड़े हुए हाथ हिलाए। मैं पहले शॉप पर रुकना चाहता हूँ। कल के लिए कॉफ़ी बीन्स तैयार करने हैं। ग्रेट आर्टिस्ट, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? लिन हार्टवेल ने मेरे गाल पर किस किया। बिल्कुल। हम दोनों का ये एक साथ ये प्यारा मंजर किसी और की आंखों में पूरी तरह गिर गया। सिरेना वॉल्च अचानक आगे बढ़ी, मुझे जोर से अपनी तरफ खींचते हुए। लिंकन फोर्ड। उसने जलन में मेरे गाल पर किस किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने किसी और औरत को खुद को छूने कैसे दिया? लिंकन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सिरेना वॉल्च की आंखें ब्लड शॉट थीं। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे टुकड़ों में कट रहा हो। एगनाइजिंग। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें उसे किस करते देखकर मुझे कितना दर्द हुआ? वो एक पागल औरत की तरह मुझसे लिपट गई। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, उसने नहीं छोड़ा। सिरेना वॉल्च ने मेरे लिप्स पर किस किया, जैसे उस निशान को मिटाना चाहती हो जो उस दूसरी औरत ने छोड़ा था। लिंकन, तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। लिन हार्टवेल आगे बढ़ी। उसे छोड़ो, और सिरेना वॉल्च के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। दर्द ने आखिरकार सिरेना वॉल्च को ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं जल्दी से आज़ाद हो गया। लिन हार्टवेल ने जल्दी से हिफाजत के लिए मुझे अपने पीछे खींच लिया, मेरे हाथ को जोर से पकड़े हुए। सिरेना वॉल्च ने अपने मुंह के कोने से खून साफ किया। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। लिंकन फोर्ड। मैंने जल्दी से अपने कान बंद कर लिए। वो जो कह रही थी उसका एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता था। लिंकन, प्लीज़ ऐसे मत बनो। मैंने पहले ही अबॉर्शन करवा लिया है। मैं अब पूरी तरह क्लीन हूँ। सिरेना वॉल्च ने मेरी रेजिस्टेंस देखी, जैसे कोई तेज तलवार उसके दिल के पार हो गई हो। तुम्हारा मेरे साथ ऐसा सुलूक मुझे मरने का कह रहा है। लिंकन, क्या तुम बस एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकते? प्लीज़। उसने अपनी सारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी, खुद को बुरी तरह झुकाकर मुझसे भीख मांगने लगी। मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीं। लिन हार्टवेल ने मुझे ऐसे देखा और जल्दी से मेरे आगे आ गईं। सिरेना वॉल्च, उसे छोड़ो। लिन हार्टवेल के आमतौर पर जेंटल चेहरे पर कोल्डनेस थी। क्या तुमने उसे काफी हर्ट नहीं किया? तुम्हें किसने हक दिया कि उसे ढूंढते हुए आओ? सिरेना वॉल्च ने उसकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ मेरे पीछे खड़े मुझ पर नजर जमाए रही। उसकी आंखें दर्दनाक बिटरनेस से भरी थीं। लिन हार्टवेल ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक टैक्सी बुलाई और मुझे कार के अंदर खींच लिया। फिर टैक्सी तेजी से निकल गई, सिर्फ सिरेना वॉल्च को वहां खड़ा छोड़कर। उसने उस सिमत देखा जहां हम गए थे। दिल टूटने का दर्द आसमानों तक पहुंच रहा था। तो जब तुमने मुझे मार्कस हेज को ले जाते हुए देखा था तो इतना दर्द हुआ था। काश मुझे पता होता, मैं कभी मार्कस हेज को वॉल्च हाउस में कदम नहीं रखने देती। लिंकन, क्या तुम ठीक हो? मैंने अपनी आंखें खोली। मैं पहले ही एक नर्म बेड पर लेटा हुआ था। लिन हार्टवेल का चेहरा कंसर्न से भरा था। मुझे जागते हुए देखकर उसने आखिरकार सुकून का सांस लिया। मैंने अपनी आंखें मली। लिन, पानी का एक गर्म ग्लास पहले ही मेरे लिप्स पर लगा दिया गया था। अब इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, थोड़ा पानी पियो। मैंने सर हिलाया और ग्लास ले लिया। फैन जल्दी से मेरी हथेली से रगड़ने लगा, जल्दी में म्याऊं करते हुए। लिन हार्टवेल ने नर्म मिली से उसके छोटे सर को छुआ। ये कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है? फिर उसने मुझे मोहब्बत से देखा। मैंने तुम्हारी पसंदीदा वेजिटेबल कांजी बनाई है। मुझसे वादा करो कि तुम अच्छी तरह रेस्ट करोगे। बिल्कुल, ज्यादा मत सोचना। मैंने उसकी जेंटल आंखों में देखा। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। मैंने पहले ही शॉप के लिए डिलीवरी पर्सन से राब्ता कर लिया है। जब तुम कांजी खत्म कर लोगे, मैं साफ सफाई करने जाऊंगी। तुम रेस्ट करना, ठीक है? उसने मेरे लिप्स पर किस किया। काफी देर तक वहीं रही, फिर ना चाहते हुए भी कांजी लेने के लिए छोड़ा। लिन हार्टवेल मुस्कुराई और नीचे जाने के लिए मुड़ी। लिंकन, मेरी तरफ देखो। सेरेना वॉल्च मेरे पीछे खड़ी थी। उसका लहजा शिकायत से भरा था। मैंने बस खुद ही शॉप खोली, उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे वो इनविजिबल हो। लिंकन, मेरी बात सुनो। सेरेना वॉल्च ने पीछा नहीं छोड़ा, मेरे पीछे शॉप में चली आई। मुझे महारत से मशीन ऑन करते और पोर्टर फिल्टर धोते हुए देखती रही। वो वहीं जम गई। वो यादें जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था अचानक सामने आ गईं। मैं किसी दिन एक सुकून भरी केयर फ्री जिंदगी जीना चाहता हूँ। लड़का और वो सितारों भरे आसमान के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। लिंकन, तुम जैसी भी जिंदगी जीना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़की की आवाज़ अभी भी इम्मेच्योर थी। वो उनके हाई स्कूल के दिन थे। सेरेना, तुम नहीं समझोगी। लड़का बस मुस्कुराया, लेकिन लड़की परेशान थी। मैं क्यों नहीं समझूंगी? लड़का बोलने से पहले हिचकिचाया। सेरेना,
तुम यकीनन किसी दिन वॉल्श एयर बनोगी। तुम्हें पूरे खानदान की जिम्मेदारी और बिजनेस का प्रेशर उठाना होगा। तुम प्रेशर से बच नहीं पाओगी। तुम उससे शादी करोगी जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। तुम्हारे बहुत से बच्चे होंगे और उन्हें काबिल एयर्स बनाने के लिए परवान चढ़ाओगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। मैं एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोलना चाहता हूँ और किसी रोमांटिक शख्स के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लड़की ने फ़ौरन मेरा हाथ थाम लिया। लिंकन, मैं ऐसी नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। बाद में लड़का भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसके लिए अपनी जिंदगी का तरीका बदल दिया। एक मिसाली होम मेकर बन गया। लड़की भी लड़के के ख्वाब और वो सितारों भरा आसमान भूल गई। सेरेना वॉल्श अचानक रोने लगी। आंसू मेरे हाथ की पुष्ट पर गिर रहे थे। मैंने बोलने से पहले अनकंफर्टेबली हरकत की। सेरेना वॉल्श, हमारा अब डिवोर्स हो चुका है। हमारा अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आवाज़ फ्लैट थी, जैसे मुझे सच में अब उसकी परवाह ना हो। लिंकन, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं सब जानती हूँ। मार्कस हेस को मुझसे बदला लेने के लिए प्लांट किया गया था। उसने जानबूझकर मुझसे राब्ता किया, मुझे ड्रग दिया, तुम्हारे खिलाफ सारे झूठे इल्ज़ामात। अब मैं सब जानती हूँ। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। उसे किसने प्लांट किया था? सेरेना वॉल्श ने फ़ौरन वजाहत की। बिजनेस में मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन। मार्कस हेज असल में उसका केप्ट लवर था। सालों तक बिना किसी कानूनी स्टेटस के उसके साथ रहा। एक अमीर औरत ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसने मुझे ड्रग दिया। लिंकन, ग्रैंडमदर और मैंने उसे पहले ही सज़ा दे दी है। उसका अब हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं मजाकिया अंदाज में हंसा। CEO वॉल्श, प्लीज़ मेरी शॉप से चली जाएं। ये जगह आप जैसी डिस्टिंग्विश शख्सियत के लिए नहीं है। सेरेना वॉल्श के चेहरे पर दुख दिखा। अगर गुजरी हुई गलतियों का अजाला नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें वापस जीत लूंगी। हमें अब माजी की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता? मैंने गुस्से में कहा। सेरेना वॉल्श, क्या तुम अनरीजनेबल होना बंद कर सकती हो? लेकिन मैंने जो भी कहा, सेरेना वॉल्श अपने इरादे से नहीं हटी। उसने सच में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही मैंने शॉप खोली, वो रोजेस का गुलदस्ता लिए खड़ी थी जो अभी भी शबनम से गीले थे। बिना बुलाए शॉप के अंदर चली आई। सेरेना वॉल्श, मेरी शॉप को इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने बस आराम से उन्हें कॉफ़ी काउंटर पर रख दिया। लिंकन, मैं तुम्हारे अपने हाथों से बनी पुडिंग खाना चाहती हूँ। बोलने के बाद उसने एक ब्लैक कार्ड निकाला। मैं 50 सर्विंग्स खरीदूंगी। मैं एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बिक गई। तीसरे दिन सेरेना वॉल्श ने रोजेज नहीं भेजे। इसके बजाय वो लोगों की एक पूरी टीम ले आई जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस उठाए शॉप में आ रहे थे। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा रोका। क्या तुम ये क्या कर रही हो? सेरेना वॉल्श जल्दी से आगे बढ़ी। लिंकन, मैं बस तुम्हारी एस्प्रेसो मशीन को एक बेहतर मशीन से बदलना चाहती हूँ। मेरा चेहरा सपाट था। ज़रूरत नहीं है। अपने लोगों को लो और यहाँ से जाओ। बस इसी तरह। बार बार सेरेना वॉल्श हर रोज़ वक्त पर मेरी शॉप के दरवाजे पर हाजिर हो जाती थी। मुझे शॉप खोलते हुए देखती, मेरे बंद करने का इंतज़ार करती, खामोशी से करीब ही रहती। आखिरकार मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। जब सारे कस्टमर्स चले गए, मैंने उसे शॉप के अंदर खींचा। मेरा चेहरा गुस्से से भरा था। सेरेना वॉल्श, क्या तुम चाइल्डिश हो? अभी भी ये जुवेनाइल गेम्स खेल रही हो? सेरेना वॉल्श ने बिना किसी एतराज़ के मेरे गुस्से को देखा, सिर्फ एक हल्की मुस्कुराहट दिखाई। उसे ऐसा देखकर मुझे और भी गुस्सा आया। सेरेना वॉल्श, हमारा अब डिवोर्स हो चुका है। मुझे हैरस करना बंद करो। अगर तुमने ये जारी रखा तो मैं ये शॉप खुली नहीं रख पाऊंगा। सेरेना वॉल्श वहां सर झुकाए खड़ी रही, जैसे कोई स्टूडेंट जिसे डांटा जा रहा हो। लिंकन, मुझे नहीं पता कि किसी का पीछा कैसे करते हैं। मुझे बस यही करना आता है। मैंने पहले भी तुम्हें ऐसे ही परस्यू किया था। मैं जम गया। सेरेना वॉल्श सच में नहीं जानती थी कि किसी को कैसे परस्यू करते हैं। वो सिर्फ अनाड़ीपन से पॉजेसिवनेस दिखाना जानती थी। अपने वॉल्श एयर के स्टेटस का इस्तेमाल करके दूसरों को मेरे करीब आने से रोकती थी। शुरू में मैं भी इसकी अनाड़ी मोहब्बत से मुतासिर हुआ था, ये सोचकर कि वो मेरे साथ हमेशा ऐसी ही रहेगी। किसने सोचा था कि ऐसा कोई शख्स मुझे दुख भी दे सकता है? मैं सर्द लहजे में हंसा। सेरेना वॉल्श, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल साफ कह दिया है। हम दोबारा कभी साथ नहीं हो सकते। लिन और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। प्लीज़ अब हमें हैरस करने मत आना। सेरेना वॉल्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बर्फ़ के गड्ढे में गिर गई हो। उसके ऑर्गन्स एक एक करके जम रहे थे, फिर पूरी तरह टूट रहे थे। शादी? तुम शादी कर रहे हो? वो आगे बढ़ी और मेरी रिस्ट को ऐसे जकड़ लिया जैसे मुझे कुचल देना चाहती हो। मैंने दर्द में अपने दांत पीसे। हाँ, हम शादी कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में मुदाखलत करना बंद करो। उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे दीवाना वार किस किया। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने उसे पीछे धक्का दिया। सेरेना वॉल्श, तुम पागल हो चुकी हो। उसने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। पागल? जिस पल से मैंने तुम्हें खोया है, मैं पागल हो गई हूं। सेरेना वॉल्श ने मेरी गर्दन पर काट लिया। माजी, सब मेरी गलती थी।
1000 बार, 10,000 बार मुझे तुम्हारे लिए बनी मोहब्बत किसी और को नहीं देनी चाहिए थी। लिंकन, मुझे एक मौका दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही मुखलिस रहूंगी। सेरीना वॉल्श, आखिरी दम तक वफादार। लिन, मैं चिल्लाया, मेरी आवाज कांप रही थी। लिन हार्टवेल ने सेरीना वॉल्श को थप्पड़ मारा और मुझे अपने पीछे छुपा लिया। लिंकन, देखो मत, पीछे मत मुड़ना, जल्दी घर जाओ। क्या तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ सकते हो? उसने अपनी कार की चाबियां मेरे हाथ में थमा दी। जल्दी जाओ, मैं जानती हूं तुम एक मर्द हो, एक औरत पर हाथ उठाना मुनासिब नहीं है। मैंने सर हिलाया और बाहर की तरफ भागा। लिन हार्टवेल ने तब तक इंतजार किया जब तक उसने मेरी कार स्टार्ट होने की आवाज नहीं सुन ली। फिर वो सेरीना वॉल्श की तरफ मुड़ी। वो बहुत कम ऐसा सर्द रवैया दिखाती थी। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। सेरीना वॉल्श, उसे परेशान करना बंद करो, तुम्हारी इस परेशानी से सिर्फ उसे तकलीफ होती है। क्या तुम जानती हो उसे अब भी अक्सर डरावने ख्वाब आते हैं? पागल घोड़ों के उसकी पसलियां कुचलने के ख्वाब, तुम्हारे उसे बर्फीले पहाड़ पर छोड़ने के ख्वाब जहां वो एवलाश में दफन होने वाला था। सेरीना वॉल्श अपनी जगह जम गई। उसका गुस्सा फौरन खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या कहे। लिन हार्टवेल ने अचानक उसे थप्पड़ मारा। अगर तुम्हें वाकई पछतावा है तो उसे जाने दो। सेरीना वॉल्श थप्पड़ खाकर एक तरफ गिर गई। उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था, लेकिन उसने पलटकर हमला नहीं किया। वो बस वहां खामोश खड़ी रही। उसका मुंह अब भी माफी मांग रहा था। लिन हार्टवेल ने उसे इस हाल में देखकर मजीद कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़ी और चली गई। ये नहीं जानती थी कि वो कब तक दुकान में खड़ी रही। सेरीना वॉल्श आखिरकार होश में आई। जब वो अगले दिन वापस आई, उसने दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देखा, शॉप फॉर सेल। सेरीना वॉल्श ने काफी देर तक देखा, फिर एक कदम उठाया, मुड़ी और चली गई। जैसे ही ओल्ड मिसेस वॉल्श ने ये खबर सुनी कि सेरीना वॉल्श घर आ रही है, वो पहले से ही सोफा पर बैठी इंतजार कर रही थी। लिंकन कहाँ है? उसने जल्दी से अपने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। ग्रैंडमदर, वो अब वापस नहीं आ रहा। सेरीना वॉल्श के चेहरे का जख्म अभी तक भरा नहीं था। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने फौरन परेशानी महसूस की। ग्रैंडमदर, मैं ये आपको वापस कर रही हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में अभी भी वो जेड पेंडेंट था जो सोने के धागे से मरम्मत किया गया था। लिंकन को इसकी जरूरत नहीं है। ओल्ड मिसेस वॉल्श सुन्न होकर खड़ी रही, अपना सीना पीटते हुए और पांव पटकते हुए। ये सब उस दरिंदे मार्कस हेज की वजह से हुआ है। मेरे पोते दामाद को उसने यूं ही भगा दिया। सेरीना वॉल्श ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ ओल्ड मिसेस वॉल्श की गालियां सुनती रहीं। वो दरिंदा पागल हो गया है। वो कमरे को गंदा करने से भी खुद को नहीं रोक सकता। मैंने किसी के जरिए उसे सीधा सीईओ गियू के पास भेज दिया। उसे देखकर मुझे घिन आती है, मगर उस कमीने ने मुझे जगा दिया है। ओल्ड मिसेस वॉल्श ने जल्दी से उसे पकड़ा और सेरीना वॉल्श के कान में सरगोशी की। सेरीना बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लिंकन को कोई दवा दे सकती हो? अगर तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ तो वो भाग नहीं पाएगा। जैसे ही सेरीना वॉल्श ने ये सुना, उसने जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया। ग्रैंडमदर, हम ऐसा नहीं कर सकते। लिंकन कभी इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहता था। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, ओल्ड मिसेस वॉल्श गुस्से में आ चुकी थीं। सेरीना, तो फिर और क्या रास्ता है? क्या मैं तुम्हें किसी और से शादी करने दूं? क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो? सिर्फ यही एक रास्ता है। पहले उसके साथ एक बच्चा करो। लिंकन फितरतन नर्म दिल है। हम आजिज़ी दिखाएंगे और उसकी खिदमत करेंगे और तुम्हारा एक बच्चा होगा। मुझे बताओ, क्या वो फिर भी तुम्हें छोड़ सकेगा? सेरीना वॉल्श के चेहरे का रंग गहरा हो गया। ग्रैंडमदर, ठीक है। जैसे ही ओल्ड मिसेस वॉल्श ने सुना, उन्होंने फौरन अपना सीना थपथपाया। ये मुझ पर छोड़ दो। जब वक्त आएगा, तुम्हें बस लिंकन से मिलने जाना होगा। ये कहकर कई दिनों तक मुसलसल सेरीना वॉल्श फैसला नहीं कर सकी जब तक ओल्ड मिसेस वॉल्श ने खुद उसे दवा और एक कागज का टुकड़ा नहीं थमा दिया, उन्हें उसके हाथों में दबाते हुए। सेरीना, इस पर लिंकन का एड्रेस है जो मैंने हर जगह लोगों से ढूंढवाया है। क्या तुम जानती हो इसमें कितनी मेहनत लगी है? सेरीना वॉल्श ने खोई हुई हालत में कागज खोला। लिंकन, सच में मैं दूसरे सिटी चला गया था। उसका दिल फिर से दुखने लगा। क्या वो सच में इतनी रिपल्सिव थी? उसने उसे फिर से देखने के बजाय अपनी शॉप बेचना और नए सिटी जाना बेहतर समझा। क्या वो लिन हार्टवेल वाकई इतनी वंडरफुल थी? उसने मेडिसिन ट्यूब को जोर से पकड़ा। ग्रैंडमदर, मैं अभी लिंकन को ढूंढने जाऊंगी। ओल्ड मिसेस वॉल्श बहुत खुश हुई। सेरीना, तुम यकीनन अब भी उसके दिल में हो। 20 साल से ज्यादा के फीलिंग्स, क्या वो वाकई सब कुछ ऐसे ही छोड़ सकता है? उन्होंने सेरीना वॉल्श को दरवाजे की तरफ धकेला। मैंने हुशी के लिए पहले ही एक प्राइवेट प्लेन अरेंज कर दिया है। जल्दी जाओ, उसे ढूंढो।
प्लेन में बैठने के बाद भी सरीना वॉल्स को सब अनरियल लग रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी मेडिसिन ट्यूब को नीचे देखा। दिल में अब भी हेजिटेशन थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मेडिसिन ट्यूब अपने बैग में रख दी। सरीना वॉल्स धीरे से बोली, मैं इसे एक आखिरी गुड बाय समझूंगी। प्लेन स्मूथली लैंड हो गया। वो काफी देर तक हिचकिचाती रहीं, फिर आखिरकार पेपर पर लिखे नंबर पर कॉल की। हेलो हेलो। स्पीकर से एक मर्दाना आवाज आई, अब भी वैसे ही वार्म, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हेलो, क्या कोई वहां नहीं है? सरीना वॉल्श ने फोन को और जोर से पकड़ा और आखिरकार दूसरी तरफ मुझसे कहा, लिंकन, मैं भूशी में हूं, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दो, मुझे तुम्हें गुड बाय कहने दो, ओके? मैं एक एलिगेंट मिचलिन रेस्टोरेंट में बैठा था। टेबल पर मौजूद फ्रेंच क्विजीन को देख रहा था, जो कभी मेरी फेवरेट हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें कोई अपील नहीं रही थी। सरीना वॉल्श ने ध्यान से मुझे देखा और धीरे से बोली, लिंकन, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? क्या हमें रेस्टोरेंट बदल लेना चाहिए? मैंने सरीना वॉल्स की तरफ सर्द नजरों से देखा। कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, इसके बाद हमारा क्लीन ब्रेक हो जाएगा, फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्लीन ब्रेक? सरीना वॉल्श का दिल उन अल्फाज से छल्ली हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, गला रोना रोकने की वजह से भर गया। लिंकन, क्या तुम वाकई हमारे 20 साल का साथ अब और नहीं चाहते? मैं सर्द लहजे में हंसा। सरीना वॉल्श, अब हमारे दरमियान बात करने को बचा ही क्या है? मैंने पहले ही तुम्हारे 3 लोगों के फैमिली के लिए जगह छोड़ दी है। सरीना वॉल्श का चेहरा पछतावे से भरा था। लिंकन, ऐसा मत कहो, मैंने पहले ही अबॉर्शन करवा लिया है। चलो हम अपना खुद का बच्चा पैदा करते हैं। उसने घबराहट और मायूसी से मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर किसी भी बची खुची फीलिंग्स को ढूंढ रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ उसे सर्दी से देखा और एक अल्टीमेटम दिया। सरीना वॉल्श, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मुझे काम है। सरीना वॉल्स मुझे इस तरह देखकर इतनी तकलीफ में थी कि बोल नहीं पा रही थी। उसने हिम्मत जमा की और पूछने में कामयाब हुई, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? मेरे चेहरे पर अनॉयंस थी। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अगर ये सिर्फ फजूल बातें हैं तो इसे जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं सीधा खड़ा हो गया और जाने के लिए अपनी चेहर पीछे की। सरीना वॉल्श ने फौरन मेरा रास्ता रोका और घबरा कर कहा, लिंकन, प्लीज मुझे बताओ, मुझे जानने दो कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। मैंने सर्दी से कहा, हर चीज तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। अपनी वाइफ को वेडिंग रिंग्स दिलवाने के लिए सिटी ले जा रहा हूं। सरीना वॉल्श ने फिर से पूछा। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं। लिंकन, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम मुझसे ये बातें कह रहे हो तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। सरीना वॉल्श के हाथ ने अनजाने में मेरा हाथ पकड़ा। मायूसी से कोई रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने त्योरी चढ़ाई, सरीना वॉल्श, मेरा हाथ छोड़ो। तुम ही थी जिसने कहा था कि तुम गुड बाय कहना चाहती हो। मुझे ये मत कहना कि तुमने कोई भी रैंडम एक्सक्यूज बनाया था। मुझे तुम पर फिर से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। सरीना वॉल्श, तुमने अब तक मुझसे कितनी बार झूठ बोला है? मैं गिनती भूल गया हूं। जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तुम मुझसे मुसलसल झूठ बोल रही हो। मैं बस जाना चाहता हूं। सरीना वॉल्श, मुझे जाने देने का मतलब है खुद को भी आज़ाद करना। हमारे दरमियान अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। मेरी अपनी लाइफ होगी और तुम्हारी अपनी। क्या हम डिग्निटी के साथ अलग नहीं हो सकते? हालांकि सरीना वॉल्श के दिमाग का आखिरी धागा काफी पहले टूट चुका था। वो मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी। लिंकन, तुम्हारे बगैर मैं फंडामेंटली जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, ओके? मैंने उसका हाथ झटक दिया। सरीना वॉल्श, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? शुरू में तुमसे शादी करना ही मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज था। मैं सिर्फ एक फ्री कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक समझदार ड्यूटीफुल हाउस हस्बैंड बनने का मास्क पहन लिया। और तुम्हारे बारे में क्या? न सिर्फ तुमने मुझे नहीं समझा, बल्कि तुम्हारा किसी और मर्द से बच्चा था। बिना कुछ सोचे तुमने मुझसे ये सब एंड्योर करने की उम्मीद रखी, यहां तक कि मुझसे ये कहने की हिम्मत की कि तुम्हारी अपनी स्ट्रगल्स थीं। तुम्हारी क्या स्ट्रगल्स थीं? बातों से प्यासा लगते हुए मैंने टेबल पर रखा हुआ बिना छुआ पानी का ग्लास उठाया और सारा पी गया। लिंकन, वो मत पीना। सरीना वॉल्श की आंखें फटी रह गईं जब उसने मुझे पानी खत्म करते देखा। उसकी उंगली हवा में ही जमी रह गई, बिल्कुल बेहरकत। मैंने ग्लास की तरफ शक से देखा। क्या इस पानी में कुछ मसला है? जल्दी लिंकन, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। बोलने के बाद वो मुझे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गई। मैंने उसका हाथ झटकने की कोशिश की। तुम क्या कर रही हो? लेकिन मुझे सिर्फ अपने जिस्म में अचानक एक अनजान गर्मी होती हुई महसूस हुई। सरीना वॉल्श ने जल्दी से मुझे गाड़ी में धक्का दिया। क्या हो रहा है? मैं पिछली सीट पर लेट गया। बंद गाड़ी एक ठंडी खुशबू से भर गई जो अब एक शदीद स्टिमुलेंट में बदलती हुई लग रही थी। बेइख्तियार आवाजें निकलने लगी। सरीना वॉल्श का दिल पछतावे से भर गया। वो जल्दी आ गई थी,
किसी जुनून में उसने पानी में ड्रग डाल दी थी। इस पल पुरानी मिसेस वॉल्श के अल्फाज उसके कानों में फिर से गूंजने लगे और ऐसा लगा जैसे मैंने अपना होश खो दिया हो। सिर्फ उसके करीब जाता रहा बिना रुके। उसने अपने दांत पीसे। लिंकन, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरे बिखरे हुए कपड़े देखकर वो अब उबलते हुए जज्बात को दबा नहीं पा रही थी। क्या तुम जानते हो तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर मेरा दिल टूट गया था। बहुत दर्द होता है। उसने नरमी से मेरे गले के कोने को चूमा। उसके कंधे मेरी उंगलियों के दरमियान से गुजर रहे थे। क्या उसने तुम्हें यहां चूमा था? क्या उसे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा कहां चूमना पसंद है? उनके दरमियान की हवा को मजीद गर्म करते हुए मैंने अपना होंठ चबाया। मैं सरीना वॉल्श हूं। मेरे होंठों को चूमते हुए फिर एक नशेली सरगोशी में पूछा, मैं कौन हूं? हैरत अंगेज तौर पर, हालांकि मैं ड्रग के असर में होश खो चुका था, मैंने अचानक उसे पीछे धक्का दे दिया। तुम लिन नहीं हो, तुम कौन हो? सरीना वॉल्श ने फौरन मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब भी कुर्बत के निशान थे। लिंकन, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? मैं सरीना हूं। मैं सरीना वॉल्श हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं बड़बड़ाया। सरीना वॉल्श लिन को नहीं जानती। मेरी लिन कहाँ है? सरीना वॉल्श वहां जमी रह गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि दिल टूटना कैसा होता है। अगर पहले वो खुद को धोखा दे सकती थी, खुद से कह सकती थी कि मैं सिर्फ आर्जी तौर पर नाराज था, जानबूझकर उसे उकसा रहा था कि मैं उसे प्यार करना छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकता था। ताहम उसके सामने की सूरत हाल ने साफ बता दिया कि मैं काफी वक्त से उसके दिल के लिए अहम नहीं रहा था। वो शख्स जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब यकीनन वो नहीं थी। सरीना वॉल्श तलखी से मुस्कुराई और वापस ड्राइवर्स सीट पर बैठ गई। लिंकन, मैंने पहले तुम्हें बहुत बुरी तरह दुख दिया था। मेरी अब फिर से तुम्हें दुख देने की हिम्मत कैसे हुई? सरीना वॉल्श ने रियर व्यू मिलर में उस आदमी को देखा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी। वो जानती थी कि ये वक्त सच में अलविदा का है। लिंकन, जब तक तुम खुश हो इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ वाला शख्स मैं नहीं हूं। गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ चलने लगी। लिंकन, अगर आज से 10 साल बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करूं तो प्लीज मुझे छोड़ देना, मुझे कभी माफ मत करना। किसी वजह से उसे अचानक ये लाइन याद आई। 16 साल की सरीना वॉल्श ने कभी एक एक लफ्ज करके संजीदगी से अपने आप को एक खत में लिखा था। अगर उस वक्त की सरीना को पता होता कि 26 साल की सरीना वॉल्श एक बाहर वाले की वजह से मुझे इस हद तक अजियत देगी, यहां तक कि मुझे ड्रग देगी, मेरी जिंदगी छीनने की नाउम्मीद कोशिश करेगी, तो वो यकीनन अपने मौजूदा अक्स को मार देती। उसकी आंखों के कोने आंसुओं से भर गए। लिंकन, मुझसे वादा करो, मुझे कभी माफ मत करना। सरीना वॉल्श मुझे इमरजेंसी रूम ले आई जब ड्रग ने असर दिखाया। फिर उसने अपना फोन इस्तेमाल करके लिन हार्टवेल को कॉल किया। लिन हार्टवेल को दीवानगी में भागते हुए आते देखा। वो आखिरकार चली गई, मुझ पर एक आखिरी गहरी नजर डालते हुए। उसने अलविदा कहा। बाद में मैं एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। मेरे बाल पसीने से भीगे हुए थे। लिन, मुझे यहाँ का ओशियन बहुत पसंद है। लिन हार्टवेल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। माउंटेन बाइक लेते हुए मैंने उसे पकड़ाई। मैंने उसे गले लगाया और स्केचबुक की तरफ इशारा किया। लिन, चलो ग्रीस चलते हैं। लिन, तुमने जो ओशियन की पेंटिंग बनाई है वो थोड़ी अकेली लग रही है। तुमने कहा था कि तुम्हें अकेलेपन से सबसे ज्यादा नफरत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहां एक बार फिर जाना चाहता हूं। मेरी आंखें चमक उठी। लिन हार्टवेल ने उस काम को देखा जो उसने पेंट किया था, फिर मेरी तरफ देखा और खुद को मेरे गाल पर चूमने से ना रोक सकी और कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो ये ओशियन यकीनन अपनी असली वाइटैलिटी वापस ले आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने सूरज की रोशनी का इस्तकबाल करने के लिए अपनी बाहें फैला दी। क्लिफ के नीचे ओशियन ने अपनी पुरानी खामोशी छोड़ दी और लहरों के साथ चमकने लगा। लिन, अब से हम साथ मिलकर ओशियन देखेंगे, इस दुनिया का हर ओशियन देखेंगे। उसे थामे हुए मेरी आंखें उम्मीद से भरी थीं। उसने इसे बिल्कुल मजाक नहीं समझा, बल्कि संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, फिर मैं सारे ओशियंस पेंट करूंगी, और तुम्हें और मुझे और फन को, हम सबको समुद्र के किनारे। उसने नरमी से मेरे मुंह के कोने को चूमा, जैसे किसी न बदलने वाले वादे पर मोहर लगा रही हो। हर ओशियन देखने और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहने का एक कॉल।